हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का जो समय होता है ना, इसमें पढ़ने का और पढ़ाने का आनंद ही कुछ और होता है। ओके, और आज की ये जो क्लास है, ऑब्वियसली बात है आपके लिए मेमोरेबल क्लास तो होगी। ये तो हमारा आपसे है क्या प्रॉमिस। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, आज की क्लास में आपको दो नई चीज़ें भी करनी है। देखो, पहले तो सुन लो, हो सकता है आप में से कई कैंडिडेट सुबह सुबह लाइव क्लास दे रहे हो, और हो सकता है कुछ भोले राम के जीव होंगे जो मेरी तरह है, सो रहे होंगे और लाइव क्लास अटेंड नहीं करके बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, आप लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन ध्यान रखना पूरे दिल से देखना, क्योंकि दिल से ही मैं क्लास ले रहा हूँ। आपको पता है, अगर हम हमारी हैंडराइटिंग के साथ में किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो वो टास्क अपने आप में बहुत बढ़िया तरीके से डील है जो होता है। ओके, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन एवरीथिंग इज परफेक्ट। आपको आवाज सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं, एवरीथिंग इज क्लियर है। किसी तरह का सेक्शन 119 वाला मामला आपको मेरे लिए फील नहीं आ रहा है। 119 इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पर होता है अनेबल टू स्पीक, तो टेक्निकली आई थिंक आई एम एबल टू स्पीक। हाँ जी, वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो बढ़िया, एक हंसता मुस्कुराता इमोजी डाल दो, फिर इस क्लास को अपन क्या करते हैं, शुरू है जो करते हैं। देखिए, आपने ये इसको देखा है कभी? हैव यू सीन दिस वन? ध्यान से सुनना, इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लो, फिर इसी के बारे में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है वो इसी के साथ में क्या होगा, स्टार्ट है जो होगा, और आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को क्या करना है, देखना है। देखिए, क्या हुआ था 1973 के अंदर, 1973 के अंदर देख रखा है ना? अरे ध्यान से देखना, पूरा का पूरा खेल इसी के ऊपर है। पता है 1973 में, और ये खरबूजे वाला एग्जाम्पल जो है वो मैं नहीं दे रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हम लोगों ने ये बहुत पहले से सुन रखा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और आपको पता है प्रोबेशन लॉ जो है उसका कॉन्सेप्ट इस खरबूजे की कहावत से लिंक हो रखा है। कैसे, आइए आपको बताता हूं मैं। 1973 के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1973 के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा जजमेंट आया था जुगल किशोर बिहार का, जुगल किशोर वर्सेस बिहार का, ठीक है। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, मैंने नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो बंदा ये भोला भाला है, ये है यूथफुल ऑफेंडर। क्या है? यूथफुल ऑफेंडर, मतलब एक युवा इंसान है जिससे गलती से जाने अनजाने में है समझ की कमी के कारण गलती हो गई है ना, मतलब कह सकते हो कि भैया भोला भाला इंसान था। और एक ये है, ये ऑब्ड्यूरेट ऑफेंडर है। ऑब्ड्यूरेट ऑफेंडर क्या होता है? संगीन अपराधी। ऑब्ड्यूरेट ऑफेंडर मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ही खतरनाक टाइप का ऑफेंस है जो कर रखा है। अब कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये दोनों ना, दोनों का लेवल एक जैसा नहीं है, इसका लेवल इस लेवल के साथ में मैच आप नहीं कर सकते। और अगर आपने इसको इसके साथ रखा, अगर आपने यूथफुल ऑफेंडर को ऑब्ड्यूरेट ऑफेंडर के साथ में रखा, तो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आज नहीं तो कल ये जो सफेद दिखने वाला खरबूजा है ना, ये भी इस लाल रंग के अंदर बदल जाएगा। मतलब सीधा सा टू द पॉइंट बात कर दी इन्होंने, और कहा, इस जुगल किशोर बिहार के जजमेंट में कहा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट इज दैट यूथफुल ऑफेंडर मस्ट बी सीवियर्ड, मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑब्डोरेट ऑफेंडर। जो संज्ञेय अपराधी हैं उनसे हम इस नॉर्मल युवा अपराधियों को थोड़ा सा अलग रखें। तो ये एग्जाम्पल के साथ तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली क्या है, कानून क्या है। देखो, हमारा नाम है लिंकिंग लॉ, मतलब हमारे चैनल का नाम है लिंकिंग लॉ, हमारे पढ़ाने के तरीके का नाम है लिंकिंग लॉ, और इसका मेन पर्पस यही है कि लॉ को सीधा लिंक कर दूं। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपके माइंड में आप लोग कभी भूलोगे नहीं कि व्हाट इज द पर्पस। ध्यान रखना, प्रीलिमिनरी, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम, वहां तक, इंटरव्यू तक आपसे पूछा जा सकता है भाई ये प्रोबेशन लॉ लाया क्यों गया, तो सीधा सा आंसर देना। और कहे कि ये लॉजिक कहां से लाए, तो बोल रहा जुगल किशोर स्टेट ऑफ बिहार 1973, ये वही समय जिसमें केशवानंद भारती वाला जजमेंट अपने आप में चरम सीमा के अंदर आया था। याद है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत वगैरह, तो उसी समय ये भी आया था। ओके, अब केशवानंद भारती का जजमेंट इतना खतरनाक था कि इस बेचारे छोटे से जजमेंट को कोई देख नहीं पाया। बराबर छे, बिल्कुल। अब सुनो वन बाय वन सारी बातें।
ध्यान से एकदम मंत्र मुग्ध हो जाना जब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। इधर से आंखें बंद हो रही तो समझ जाओ कि बातें यहां से नहीं आ रही है, यहां से आ रही है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमारे देश में 1882 के अंदर हमने एक सीआरपीसी लॉन्च की। उस सीआरपीसी के अंदर कमियां थी तो हमने 1898 के अंदर उस सीआरपीसी को रिवाइज किया। उसमें भी कमियां थी तो 1973 के अंदर हमने उसको रिवाइज किया। ओके, और प्रेजेंट के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा है वो 1973 का चल रहा है। ऑफेंस हो गया, अब ऑफेंस होने के बाद उसको कैसे डील करना है वो मामला हमारे सामने आता है। तो अब एक तरफ तो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक तरफ है ये छोटा सा इत्तू सा कानून, है ना, छोटा सा कानून है ये। ओके, तो दो चीजें आपके सामने आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो दोनों के बेरेक्ट अगर आपके पास है तो सोने पर सुहागा है, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर अपनी श्रवणेंद्रिय बोले तो जो आपका इयरिंग सेंसेस है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत रखना। ठीक है, तो अब देखो हुआ ये कि हमारा जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1973 का, इसके अंदर कई तरह के अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं। और ऑब्वियस सी बात है टोटल इसमें 37 चैप्टर है और एक अध्याय आता है इसके अंदर, एक चैप्टर आता है 27 जो आपके पार्ट आता है वो है जजमेंट का। वो क्या पार्ट है? जजमेंट का यानी कि अब फाइनली क्या सुना दिया जाए, निर्णय सुना दिया जाना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना और हो सके तो उसको समझने की ज्यादा अच्छे से कोशिश करना। देखो यहां पर ये बंदा था, यहां पर इससे अपराध हो गया, अटेंशन। ठीक है, वो कौन सा सीन था आपके, जो भी मूवी थी अक्षय कुमार वाली हाउसफुल थी ना, उसमें तो ऐसी बात कह रही थी। अब देखो ये मान लो कि ये लाइन नहीं, ये प्रोसेस है। ओके, यहां पर इस बंदे ने गलती से अपराध कर दिया, ऑफेंस कमिट कर दिया। यहां पर कोर्ट ने क्या कर दिया, सी फॉर कॉग्निजेंस ले लिया। ठीक, उसके बाद यहां पर क्या चली, यहां से लेकर यहां तक उसकी ट्रायल चली, यहां से लेकर यहां तक उसकी ट्रायल चली, और कोर्ट ने कहा जाओ तुमको कन्विक्ट करते हैं। क्या कोर्ट ने कहा कि तुम क्या हो, दोष सिद्धि हुए, तुम्हारा अपराध जो है वो साबित होता है, बराबर। अब यहां इसके आगे मतलब एक्विटल नहीं हो रहा है, कन्विक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्विटल नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उसको कन्विक्ट है जो कर रहे हैं। तो जब भी किसी अपराधी को कन्विक्ट किया जाता है ना, तो उसके बाद एक और सजा की सुनवाई होती है, हियरिंग ऑफ सेंटेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कन्विक्ट हो गया, उसके बाद में एक और हियरिंग होती है जिसको अपन क्या कहेंगे, जिसको अपन कहेंगे सेंटेंस की हियरिंग। इसको बोला जाता है सेंटेंस हियरिंग, मतलब सजा कितनी देनी है। ओके, ये तय किया जाता है। अब इसी दौरान जो है ना, जजमेंट राइटिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जजमेंट राइटिंग के दो टुकड़े होते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। कभी भी कोई भी क्रिमिनल कोर्ट अपना निर्णय लिखता है तो दो भागों के अंदर लिखता है। पहला भाग तो ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि वेदर शुड बी पनिश्ड और नॉट, वेदर कन्विक्ट और एक्विट। और दूसरा पार्ट जो होता है कि इफ कन्विक्शन देन हाउ मच फॉर, उसको कितना सजा देना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस का हियरिंग होता है और इस पार्ट के अंदर जजमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है। और यहाँ पर इसी पार्ट को लिखते समय कोर्ट ये डिसाइड करता है कि यार इस बंदे का क्या किया जाए। इस बंदे के पास में 3 ऑप्शन कोर्ट रखता है, 3 ऑप्शन। कन्विक्शन हो गया, ध्यान रखना, ठीक है, कन्विक्शन तो हो रखा है, यानी कि अब उसको रिहा तो नहीं करेंगे। तो जजमेंट के अंदर 3 बातें उसके सामने आती है। नंबर 1, या तो उसको डांट लगा के घर भेज दिया जाए, एडमोनिशन। अब डांट कैसे लगाती है पता है आपको? पहले मैं थोड़ा इसको टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, वरना सुबह सुबह ही अपनी बैंड बजा देगा। देखो डांट लगाई जाती है, जैसे कि अब मेरे सामने यहां पर कौन है, ऑफेंडर खड़ा है, इसने अपराध किया है, तो मैं उसको बोलूंगा कि तुमको शर्म नहीं आती है, इतने यंग आदमियों के अपराध करते हो ऐसे, अगली बार किया तो जेल के अंदर डाल दूंगा, ध्यान रखना, आज के बाद मेरे पास ये शिकायत आनी नहीं चाहिए, जाओ घर जाके सो जाओ। ये होता है एडमोनिशन। क्या बोलते हैं इसको? एडमोनिशन। कोर्ट बढ़िया फटकार लगाता है, बढ़िया डांट लगाता है, जैसे बचपन के अंदर पापा जी लगाया करते थे, वैसे वैसे कोर्ट डांट फटकारता है और इस तरीके से बोलता है चलो ठीक है, ध्यान रखना आगे से ऐसा किया तो आई विल नॉट लेट यू गो। ओके, तो आपका मामला समय यहां पर आ जाता है। ओके, तो एडमोनिशन इसको क्या बोलते हैं? भर्त्सना करना। हिंदी की सी होती भर्त्सना करना। अब दूसरा शब्द होता है कि उससे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि भाई तुम जो है वो सद आचरण के साथ रहोगे, है ना, गुड कंडक्ट के साथ रहोगे, प्रोबेशन के उसको छोड़ना। और तीसरा होता है उसको सेंटेंस देना। तीसरा क्या होता है? उसको सेंटेंस है जो देना। ध्यान रखना ये तीनों एक्सक्लूसिव है, या तो एडमोनिशन होगा, या प्रोबेशन होगा, या सेंटेंस होगा। 3 इसके पास में क्या होते हैं? ऑप्शन है जो होते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई।
मैं आपको एक्चुअल में क्या है पूरा बैकग्राउंड से उठा के लेके आ रहा हूं कि कहां पर, क्यों, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है। तो ये कन्विक्शन हुआ यहां पे इस बंदे ने अपराध किया था, यहां पे इसकी ट्रायल चली, यहां पर सेंटेंस का हियरिंग हुआ और यहां पर जजमेंट लिखते समय उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, सेंटेंस का मतलब होता है बंदे को सजा देना, जेल के अंदर भेज देना, वो सारा मामला वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो अब इन 3 में से हमें पढ़ना है इन दोनों कॉन्सेप्ट को। ओके, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सेंटेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। और इसी बात को लेकर आपका सीआरपीसी भी प्रोविजन करता है, यानी कि जो आपका चैप्टर 27 है ना, ये चैप्टर 27 आपके 353 सेक्शन से लेकर कहां तक आता है, 365 तक आता है। और इसी के अंदर 2 ऐसे सेक्शन है, एक नहीं 2 सेक्शन याद रखने हैं आपको, ठीक है, जो इस बारे में डील करते हैं। एक तो है आपके सेक्शन 360 जो कि मेन सेक्शन है और वो एडमोनिशन और प्रोबेशन के बारे में बात करता है। तो पहला तो आपके ये पॉइंट आता है नंबर 1, और दूसरा कौन सा पॉइंट आता है कि अगर आपने सपोज करो कि उस बंदे को प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए था और फिर भी आपने उसको प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया, तो उस केस में आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये बाउंडेशन किसके पास है, ये बाउंडेशन मजिस्ट्रेट के ऊपर है, ट्रायल कोर्ट के ऊपर है, या जो भी कोर्ट मामले को डील कर रहा है उसके ऊपर है। इसीलिए 360 मस्ट बी लिंक विथ सेक्शन 361। ठीक है, अब यहां तक प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट हमारा पिक्चर में नहीं आता है। यहां तक तो हमने क्या बात की, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की है। अब मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट के अंदर सेक्शन 360 का हम कर डालेंगे पोस्टमार्टम। 5 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, सेक्शन 360 का करना है पोस्टमार्टम। अब फटाफट आ जाओ, अब जो मैं इमेज बना रहा हूं ना, एकदम अटेंशन, नजर हटी दुर्घटना घटी। ट्रक के पीछे लिखा नहीं रहता है कि देख भैया सामने देख कर चलना, मैं कभी भी ब्रेक मार सकता हूं, और जब मैंने ब्रेक मारे और तूने ब्रेक नहीं मारे तो तेरी गाड़ी की बैंड बज जाएगी, तेरी गाड़ी के बोनेट की बैंड बज जाएगी। इसीलिए आप लोग पूरा अटेंशन रखना, ठीक है। और डोंट वरी, मैं फास्ट स्पीड में ब्रेक नहीं मारूंगा, बट फिर भी अब देखो यहां पर थोड़ा सा अच्छा सा एकदम मतलब बैकग्राउंड चाहिए, एकदम टीचिंग वीचिंग वाला है कि कुछ उसके पास में। हाँ ये रहा, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ और, हाँ ये मामला ठीक है, चलो इसको अपन डील करते हैं। अब देखो सेक्शन का पोस्टमार्टम कैसे करते हैं, उस टेक्निक को जरा सीखने की कोशिश करना। देखो अब यहां पर क्या है, ये हमारे पास में सेक्शन 360 सीआरपीसी, ओके 360 क्या आ जाएगा हमारे पास में, सीआरपीसी है जो आ जाएगा। अब देखो इस सेक्शन में और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आपको इसके अंदर बेसिक चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है कि भाई आप कोर्ट कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है। तो कोर्ट यहां पर जो ऑर्डर पास करता है वो इस तरीके से है, देखिए यहां पर 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं मैं। पहला इसका जो भाग होता है वो कहलाता है एडमोनिशन, जहां पर कोर्ट क्या करता है, भर्त्सना करता है। भर्त्सना का मतलब मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बकायदा प्रैक्टिकल तरीके से एक्टिंग करके भी दिखाई। आप लोगों को मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने समझाने का कोशिश किया था, ओके। अरे भाई हो या नहीं हो, मुझे कमेंट बॉक्स एकदम साइलेंट कैसे दिख रहा है, आप लोग हो ना, है ना, एक बार यस करके बता दो कि सर हम यहीं पर हैं। भाई ऐसा नहीं हो कि नेटवर्क ने धोखा दे दिया हो और मैं अकेला खुद में पारो 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 कर रहा हूँ और पता चला कि तुम लोग तो कहीं और ही गायब हो रखे हो। अच्छा हो ना, अच्छा वाह ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ठीक है। तो थोड़ा अपनी उपस्थिति का एहसास बीच बीच में करा दिया करो, है ना। आप लोगों को तो पता है कि मेरा आप लोगों के बिना मन नहीं लगेगा लाइव क्लास के अंदर, आप लोग जानते हो ना, बस और क्या। और हम शेयर तो करेंगे नहीं, हम इस क्लास को कहीं पे शेयर वेयर तो करने वाले हैं नहीं, हम खुद अटेंड करेंगे सर, किसी को अटेंड नहीं करने देंगे, है ना। ऐसी भी फिलोसफी है हमारी, कोई बात नहीं, जैसा भी है मन लगा के बस अटेंड करो। तो एक तो पॉइंट आ गया एडमोनिशन और दूसरा पॉइंट आपके आ गया प्रोबेशन, दूसरा पॉइंट आपके सामने आ गया प्रोबेशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली एडमोनिशन और प्रोबेशन में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि प्रोबेशन जो है वो 3 तरह के कोर्ट का यहां पर जिक्र कर रहा हूं मैं, पहला मामला, दूसरा मामला और तीसरा मामला, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल एकदम फ्रेश चार्ट है, एकदम फ्रेश चार्ट है, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, इसी लिंकिंग चार्ट ही मिलेगा आपको यहाँ पर, ओके, लिंकिंग लॉ पर ही मिलने वाला है। तो अब देखो क्या होता है कि प्रोबेशन 3 भाग के अंदर हमारा मामला डिवाइड होता है। अब पहला वाला जो मामला कहलाता है वो क्या कहलाएगा, उसको ध्यान से समझना कि भाई यहाँ पर जो है ट्रायल
ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट यानी विचारण करने वाला न्यायालय, ट्रायल कोर्ट जिसने मामले को पहली बार सुना। दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब आप लोगों को तो पता ही है सेक्शन 6 सीआरपीसी क्या कहता है, अलग अलग तरह के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो जेएम सेकंड हमारा यहां पर हो गया, जेएम सेकंड हो गया। और तीसरा जो है कैटेगरी वो आपके आ जाएगा अपील कोर्ट, अपील करने वाला अपीलेंट कोर्ट, और या फिर दूसरे शब्दों में एक और नाम लिख सकता हूं मैं, रिवीजन कोर्ट। अब ध्यान से सुनना, मैंने कोर्ट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, कोर्ट को क्या कर दिया है, 3 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। एक्चुअल में ये जो तरीका बता रहा हूं ना, ये तरीका हमारा प्लस क्लास में डील करने का मेथड होता है, जिससे हम एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 कोर्ट आपके पास आ गए, ट्रायल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अपीलेंट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोबेशन वाली बात को लेकर ये मामला आपके डील होता है कहां पर, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ये मामला डील होता है सेक्शन 360 सब सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। यहां पर आपको इसके बेनिफिट की बात करता है। अब 361 का प्रोविजो, 361 का प्रोविजो आप पढ़ेंगे, और प्रोविजो को अगर आप लिंक विद करेंगे किसके साथ में, 360 सब सेक्शन 2 के साथ में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर प्रोबेशन का बेनिफिट देना चाहता है तो वो खुद नहीं दे सकता, वो खुद नहीं दे सकता, उसको मैटर को भेजना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में। बात आई समझ में, सेकंड क्लास प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करेगा कि जो जेएम सेकंड है ना, जेएम सेकंड जो है वो मैटर को भेजेगा किसके पास में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में। ये वाली बात आपके सामने वहां पर है जो आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और रखनी है, सेम पावर, सेम चीज क्या की जा सकती है, पास की जा सकती है अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट के द्वारा। ये बात आपको कहां दे रखी है, ये प्रोविजन मिलेगा आपको सेक्शन 360 के सब सेक्शन 4 में। सेक्शन 360 में, सेक्शन 360 के अंदर टोटल जो है वो 10 क्लॉज है, 10 सब सेक्शन है, ठीक है। और मैं आपको सीधा सा पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं कि भाई किस तरीके से कौन सा सेक्शन है जो डील किया जाएगा, ओके। अच्छा, तो यहां पर आपके सामने कितने आ गए, 3 सेक्शन अलग अलग पार्ट के आ गए, ठीक है। ये आपका जो है पहला मामला बन गया। बढ़िया सा हाइलाइटर नहीं मिल रहा है, क्या बात है, ओके अब ठीक है। तो देखो ये 360 आ गया, ये 361 का प्रोविजो और 362 से हमने इसको कनेक्ट किया, ये 364 आ गया। तो अभी तक 1, 2 और 4 3 प्रोविजन आपके सामने आ गए। अब बचता है पहला प्रोविजन, हाँ बीच वाला प्रोविजन क्या है, 363 वाला। तो ध्यान रखना ये आपके सेक्शन 360 सब सेक्शन 3 है, जहां पर एडमोनिशन की बात है जो कर रखी है, जहां पर एडमोनिशन की बात कर रखी है, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन इस तरीके से, अपीलेंट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट। रिवीजन कोर्ट आपको पता है ना, हाई कोर्ट भी रिवीजन कर सकता है और सेशन भी रिवीजन कर सकता है सीआरपीसी में। सीपीसी के अंदर रिवीजन सिर्फ हाई कोर्ट करता है, ओके। तो ये प्रोविजन हमारे सामने यहां पर इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, अब इन दोनों ने, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि इस प्रोविजन को और बढ़िया से हम क्या कर सकें, ऑब्जर्व है जो कर सकें। अब ध्यान से देखना, अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो बाद में नोट कर देना है इसको, ठीक है। फिर बोलोगे सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, हालांकि मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। अब जैसे मान लो कि इन दोनों ने जो भी, यहाँ पर इन दोनों में जो भी ऑर्डर पास हुआ, यहाँ पे जो भी ऑर्डर पास हुआ, उसको क्या किया जा सकता है, उसको सेट असाइड किया जा सकता है, उसको सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है अपास्त करना, ठीक है। अपास्त करना बोले तो इसको 0 इफेक्ट है जो दे देना। तो सेट असाइड किया जाता है 2 सिचुएशन के अंदर, 2 सिचुएशन में इसको सेट असाइड है जो किया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये प्रोविजन आपके आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल है जो होने वाले हैं। सेट असाइड किया जाता है, एक तो सेट असाइड होता है 360 के सब सेक्शन 5 में। यहां पर क्या है कि भाई अगर ट्रायल कोर्ट ने, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसने इस तरीके से ऑर्डर पास कर दिया है तो क्या होगा, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है, ऑर्डिनरी अपील होगी, सामान्य अपील जहां पर होती है, और उसके तहत जो है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, कौन नंबर 1 सेशन कोर्ट और साथ ही साथ में हाई कोर्ट इनके ऑर्डर को खत्म कर सकता है, इनके ऑर्डर को क्या कर सकता है, खत्म है जो कर सकता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा क्या होता है, अब मान लीजिए किसी कारण से कंडीशन आपने ब्रेच कर दी, भाई आप जब प्रोबेशन पे आपको बेनिफिट दिया जाता है तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है। अब ये बॉन्ड जो है वो विद गारंटर या विदाउट गारंटर हो सकता है। गारंटर का मतलब होता है श्योरिटी, श्योरिटी बोले तो प्रतिभू, कितना प्यारा नाम है प्रतिभू, है ना, याद कर लो हिंदी के अंदर। तो श्योरिटी के साथ में और या श्योरिटी के बिना आपको प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है।
ठीक है, अब मेरी बात सुनना, तो यहां पर क्या होता है कि जब बॉन्ड भरवाया जाता है ना आपसे, जब बॉन्ड भराया जाता है तो आपसे कुछ कंडीशन भी लगाई जाती है, आपके ऊपर कुछ कंडीशन भी लगाई जा सकती है। अब अगर आपने उन कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो फिर आपके सपनों में 360 क्लॉज 8 आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर इस केस के अंदर ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया, तो जिस ट्रायल कोर्ट ने आपको प्रोबेशन का बेनिफिट दिया था ना, वही ट्रायल कोर्ट आपके प्रोबेशन के बेनिफिट को सेट असाइड कर देगा और आपको बोलेगा आजा बेटा जेल के अंदर आ जा, वापस आ जा, और आपके लिए वारंट समन जो भी है वो जारी कर सकता है। ये प्रोविजन भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। सेट असाइड एक चैप्टर आपके सामने मैंने रखा है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप मामले को अच्छे तरीके से बेसिकली ऑब्जर्व है जो कर चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या आता है कि जब इस तरीके से इसको वापस बुलाया जाता है तो फिर इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर फिर क्या करेगा, अगर मान लो बेल सेट असाइड होगी तो क्या कर देगा, बेल क्या सॉरी प्रोबेशन सेट असाइड हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसको या तो वापस कस्टडी में भेज दिया जाएगा और सेंटेंस ऑफ हियरिंग वापस की जाएगी। मेरी बात को सुनने की समझने की कोशिश करना। अब ये एक भोले राम का जीव था, ठीक है, इसने क्या क्या गलती की, अपराध किया, चलो इसको कोर्ट ने प्रोबेशन का बेनिफिट दे दिया। अब ये फुदकते फुदकते प्रोबेशन का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, ठीक है, प्रोबेशन का बेनिफिट है जो एंजॉय कर रहा है। अब इसने क्या कर दी, गड़बड़ी कर दी, कंडीशन का ब्रीच कर दिया, या इसके खिलाफ जब अपील की गई तो अपीलेंट कोर्ट ने या रिवीजन कोर्ट ने बोला नहीं इसको प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे, वापस हम लाएंगे अपने सामने और फिर जो सजा की सुनवाई हमने पूरी नहीं की थी उस सजा की सुनवाई को हम पूरा करेंगे। और तब तक इस बंदे को क्या करेंगे, या तो बोलेंगे बेटा तू बैठ जा कस्टडी के अंदर, या तो उसको रिमांड के अंदर डाल देंगे, और या फिर क्या कर देंगे, उसको बेल दे देंगे, बेल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ हियरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, आया, ओके। चलो, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको या तो हम रिमांड दे देंगे, या तो हम क्या कर देंगे, इसको रिमांड करने का मतलब होता है वापस इसको जेल वेल में डालना, और या फिर इसको जो है बेल का बेनिफिट है जो दे देंगे। अब ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात आपकी लिखी गई है सेक्शन 360 के सब सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात सुनो, जब प्रोबेशन दिया जाता है ना, प्रोबेशन दिया जाता है तो एक असेंशियल कंडीशन होती है, एक असेंशियल कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि या तो एक्यूज का, या तो एक्यूज नंबर 1, और या फिर कौन, या फिर आपके श्योरिटी, श्योरिटी मतलब कभी कभी एकांत में बोल के देखना, श्योरिटी, प्रतिभू, इतना एहसास होता है आपको लगता है कि हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है ना, और ऐसा होना भी चाहिए। तो एक्यूज या श्योरिटी इनका क्या है, अब देखो समझो पहले इस प्रोविजन को। अब जैसे मैं मजिस्ट्रेट हूं, अब समझ लो, समझने में क्या जाता है, मुझे पता है मजिस्ट्रेट तो आप ही बनोगे, मैं समझ रहा, एग्जाम्पल इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन तो करने दो यार, है ना, सारी खुशियां आप ही लोगे, थोड़ा सा खुशियां इस अपने भोले भाले सर के लिए भी छोड़ो। इमेजिन कर लो कि मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, अगर मुझे किसी को बेनिफिट देना है प्रोबेशन का, तो मैं उससे एक बोलूंगा तेरा घर कहां पर है, वो बोलेगा मेरा घर सर वहां पर है, और वो एरिया जो है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो मैं उससे दूसरा ऑप्शन दूंगा कि तेरी जो गारंटी दे रहा है इसका घर कहां पर है, तो वो कहता है कि सर मेरा घर यहीं पर है, आपके जुरिस्डिक्शन है। मैंने कहा तो ठीक है, यानी कि प्लेस ऑफ अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है आपका निवास स्थान, या फिर आप जो रेगुलर काम धंधा करते हो ना, रेगुलर ऑक्यूपेशन, उसकी जगह उस जुरिस्डिक्शन में होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके सामने कंडीशन रखी जाती है, प्लेस ऑफ अडॉप्ट, प्लेस ऑफ अडॉप्ट, ठीक है, और या फिर क्या हो जाएगा, या फिर आपका रेगुलर ऑक्यूपेशन, या फिर आपका रेगुलर ऑक्यूपेशन, ये क्या होना चाहिए, ये जो है उस एरिया में जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए। और ये बात कौन कहता है, ध्यान रखना, ये बात आपका कहता है सेक्शन 360 का क्लॉज 7, सेक्शन 360 क्लॉज 7, ठीक है। अभी तक कितने क्लॉज हो गए हमारे, देखते जाओ आप, अभी तक हमारे कितने क्लॉज हो गए यहां पर, 363, उसके बाद 361, 362, 364, 368, 365, 369, 367, अब क्या बचा पीछे, अब जो है कौन सा यहां पर मामला बच गया। अब यहां पर आपके एक तो मामला बचा कि ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो प्रोविजन है वो 3 जगह पर अप्लाई नहीं होते, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ओके। कहां का, नंबर 1, जहां पर
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई होता है, जहां पर आपके परिवीक्षा अधिनियम लागू होता है, वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर ये कानून नहीं आएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, जहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, आपके बैरक में चिल्ड्रन एक्ट लिखा हुआ था, उसको आप रीड आउट कर लेना एज ए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वहां पर ये आपका कानून लागू नहीं होगा। और तीसरा क्या है, जहां पर ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, ऐसा कोई कानून बना हुआ है जो यूथफुल ऑफेंडर के संबंध में है, किसके संबंध में है, यूथफुल ऑफेंडर के संबंध में है ना, युवा अपराधी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इन तीन जगहों पर, एक जगह, दूसरी जगह और तीसरी, इन तीन केसेस में ये जो कानून है वो लागू नहीं होगा। और ये बात कौन कहता है, ये बात आपका सेक्शन 360 का सब सेक्शन 10 कहता है, सब सेक्शन 10 है जो कहता है। ठीक है, अब देखो कोई इक्का दुक्का बच गया हो तो ध्यान रख लेना, जहां तक मेरी जानकारी है लगभग सारे आगे, एक को छोड़कर। अब वो एक क्या है उसको सुन लो, वो एक प्रोविजन है, इसको हम बढ़िया से अलग से बॉक्स में बनाएंगे। क्या होता है कि भाई हम लोगों ने दो लोगों को एंटर कराया, एक तो एक्यूज और एक श्योरिटी। अब ये जो श्योरिटी है, ये जो बंदा है ना श्योरिटी, इसके बारे में एक स्पेसिफिक प्रोविजन और लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बढ़िया सा मैं डॉट 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 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने आ जाता हूँ। इन्होंने कहा है कि सीआरपीसी के तीन प्रोविजन, सीआरपीसी के तीन प्रोविजन 121, साथ साथ में 124 और साथ साथ में क्या था एक और 373, ये जो तीन सेक्शन है सीआरपीसी के, ये क्या होंगे, ये अप्लाई होंगे, ये अप्लाई होंगे इस मामले के अंदर, ये क्या होंगे, अप्लाई होंगे। और ये बात आपके कहां पर लिखी गई है, सेक्शन 360 के सब सेक्शन 6 के अंदर, ये बात यहां पर आपको इसमें मेंशन है जो कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 360 का क्लॉज 6 हो गया। अब फटाफट क्रॉस चेक कर लो, ये हमने क्या किया है, यहां पर हमने किया है पोस्टमार्टम, और ये हमारी कॉपीराइट टेक्निक है, क्या है, पोस्टमार्टम। ओके, अगर कोई पोस्टमार्टम करे तो समझ जाना कि उसने तनसुख सर का वीडियो देख रखा है और फिर क्या कर रहा है, उसी को जो है अप्लाई कर रहा है। खैर चलो, तो इसीलिए मैंने इसका कॉपीराइट ही करा दिया सुनो अब अच्छे से। तो ये टेक्निक क्या है, ये जो आपको हरा भरा गार्डन दिख रहा है ना, ये हरा भरा गार्डन बहुत आसान बना देता है हमारे काम को। ठीक है, इससे क्या होगा, ये चीजें आपके लिए एकदम इजी गोइंग भेजे। तो सेक्शन 360 को हम लोगों ने सीधे वे के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। अब आपको ये डायग्राम बनाना है और आपके बैरक में, पड़ोसी के नहीं, आपके बैरक में सेक्शन 360 खोल के वहां पर इस बैरक को, इस डायग्राम को चिपका देना है। कर लोगे इतना, बोलो हाँ, अरे बोलो ना, फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ सर, ये मेहनत तो हम कर ही लेंगे। तो ये कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूं, आपको अब लेके जाने वाला हूं प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में। ये आपका बैकग्राउंड है, ये क्या है, आपका बैकग्राउंड है। अब यहां पे इन्होंने एक बात और लिखी है 361 के अंदर, तो वो आप लिंक कर देना, वो भी यहां पर आप क्या कर देना, लिंक विथ कर दो, लिंक विथ सेक्शन 361। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, वापस बता देता हूं कि अगर प्रोबेशन का बेनिफिट बन रहा है और आपने नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, रिकॉर्ड रीजन, कोर्ट को कारण बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं तुमने उसको इसका बेनिफिट दिया। अब ये आपके सामने एक पोस्टमार्टम बोले तो बर्ड व्यू है। अब इसके अंदर भी कुछ बातें हमको समझनी पड़ती हैं, जैसे प्रोबेशन कौन कौन से मामलों में दिया जाता है, एडमोनिशन कौन कौन से मामलों में दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो वो हम चीज समझेंगे डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्या लेना है, चलो तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो। ले लिया, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब इसको वापस प्रॉपर्ली डायग्राम बना देना है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के अंदर। अब मेन कहानी जो है वो शुरू होगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं आज तारीख क्या है, 19 मई। अब जैसे वो अनअकैडमी की तरफ से 2 बढ़िया ऑफर वाले चल रहे हैं, तो जो कैंडिडेट इस तरीके से, इस डिटेल एनालिसिस के साथ में, ये तो आपके सामने बर्ड व्यू बना है, अभी मैंने बैरक की भाषा यहां पर नहीं पढ़ी है, मैं अभी आज आपको प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट की भाषा है जो सिखाने वाला हूं। तो इस टेक्निक से अगर आपको लगता है कि लिंकिंग वे में अप्लाई करते हुए, पोस्टमार्टम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, इमेजिनेशन करते हुए अगर हमारी पढ़ाई आसान हो सकती है लॉ की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यस बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप इसी तरीके से जुडिशियल सेगमेंट को प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम।
13 अप्रैल को मैंने हाल ही में जुडिशरी का एक बैच लॉन्च किया है। 20 अप्रैल को मैंने एपीओ एडीपीओ का बैच लॉन्च किया है। आप उनके अंदर क्या कर सकते हो, एनरोल खुद को कर सकते हो और साथ ही साथ में ये जो मामला चल रहा है इसका बेनिफिट उठा सकते हो। कौन सा मामला चल रहा है अभी के लिए, देखो अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो और 19 तारीख के बाद में देख रहे हो तो आपके पास ये बेनिफिट नहीं है, बाद में नहीं है। आज के लिए आप 12 बजे तक क्या कर सकते हो, ये बेनिफिट है जो ले सकते हो। 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, प्लस और आइकॉनिक 2 सेगमेंट होते हैं और ये आपके सामने बेनिफिट है जो आज की तारीख में अवेलेबल है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आप सब्सक्राइब करो तो या तो आप मेरे 1 लिंक वाले मेथड से सब्सक्राइब करना या फिर लिंकिंग कोड से सब्सक्राइब करना, तो फिर आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे और ऑब्वियसली बात है आपके पास लिंकिंग चार्ट की फ्री जो है सप्लाई भी होगी और साथ ही साथ में हम इसी तरीके से सफर को तय करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर जो भी बेनिफिट मैं लिंकिंग लॉस की तरफ से देने वाला हूं वो सब आपको मिलेंगे 100%। तो ये आपके पास में है और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने ये वाला बेनिफिट भी दे रखा है। कौन सा, तो एक सोने पे सुहागा है, ये तो हो गई प्राइस का 20% तो लेस तो हो ही रहा है, 20% लेस के साथ में ये वाला मामला भी है। अब 19 तारीख से संभावना है कि आपका हाइक मार दे, है ना, तो हाइक कर दिया, प्राइस हाइक, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी दिस इज द राइट टाइम, गो अहेड फॉर इट। ओके, गो अहेड। बस इतना ध्यान रखना कि while you are subscribing, you if you want to connect with me forever, in that case you need to go ahead with the linking। इसके साथ आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन है जो करना है। चलो भाई, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ वापस और आ जाता हूँ हमारे इसी पॉइंट पर। तो अभी तक मैंने आपके सामने जो बात की, मैंने आपको एक खरबूजे का एग्जांपल देके जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को समझाया था और फिर मैंने आपको बताया कि हमारा सीआरपीसी जो है वो किस तरीके से और किस स्टेज पर एडमोनिशन, प्रोबेशन और सेंटेंस के लॉ को अप्लाई करता है। फिर हम लोगों ने सेक्शन 360 एक खूबसूरत तरीके से क्या किया है, पोस्टमार्टम यहाँ पर है जो किया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर शिवम जी, एविडेंस लॉ का क्लास 2 सेगमेंट में, लाइव क्लास अभी स्टार्ट होना बाकी है और रिकॉर्डेड रैपिड क्लास है वो आपको अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट कम टाइम के अंदर भी आपको तैयारी करनी है, तो इसकी स्ट्रेटजी में डिस्कस पहले कर चुका हूं और आगे और भी करेंगे। अब जरा समझना इस पॉइंट को। देखो ये मैं क्या खूबसूरत वाले हैंड राइटिंग वाले डायग्राम में लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपको रेडीमेड दूंगा नहीं, सारे यहां पर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तैयार हो। सुबह 4 बजे उठे थे आज, सिर्फ इसलिए मैंने कहा आज की क्लास बेहतरीन होनी चाहिए। नींद नहीं आई रात को, क्यों नहीं आई, आप लोगों की याद आ रही थी और क्या, है ना। वो कौन सा गाना था हिमेश रेशमिया में, क्या कि तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। तो ये गाना मैं आप लोगों को बहुत बार गाता हूँ, आप लोगों तक पहुँचता नहीं, मैं क्या करूँ। अब सुनो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कहने को तो छोटा सा कानून है, लेकिन अगर आप इस कानून को एकदम परफेक्ट तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हो ना, तो आपको इस कानून को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से डील करना पड़ेगा। आपको जो कानून है उस कानून को कैरेक्टर वाइज, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई मूवी नहीं होती है, तो जब कोई मूवी स्टार्ट होती है तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एंड में दिखाया जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को परफेक्टली ऑब्जर्व करना चाहते हो ना, तो आपको इसका एक बर्ड व्यू लेना पड़ेगा। 1950 का जो है इसका एक बर्ड व्यू लेना पड़ेगा। और बर्ड व्यू का मतलब समझते हो आप क्या होता है, एक पंछी आसमान में उड़ रहा है, जब वो नीचे देखता है उसको सब कुछ एकदम अच्छे से दिखाई देता है। इसको मैं जीपीएस व्यू भी कहता हूँ, बर्ड व्यू कह दो या जीपीएस व्यू कह दो, आपको आइडिया लग जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये प्रोबेशन ऑफेंडर जो एक्ट है हमारा, इसके अंदर आपको कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला रोल इसमें जो प्ले करता है इस कानून के अंदर, वो बंदा है आपके एक्यूज, क्या बोलेंगे इसको हम, अभियुक्त। मतलब इन 19 सेक्शन के अंदर कुछ सेलेक्टिव सेक्शंस आपको एक्यूज के बारे में ही बात करवाएंगे। एडमोनिशन किसको देना है, एक्यूज को। प्रोबेशन सेक्शन 4 में किसको देना है, एक्यूज को, है ना। या फिर एक्यूज मान लीजिए क्या करेगा, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उसको प्रोबेशन का बेनिफिट वगैरह दिया गया है तो किसी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। आप चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की और क्लास है, 35 मिनट्स की क्लास है, बढ़िया से ऑब्जर्व करो। और मैं आपसे शुरुआत में भी प्रॉमिस कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ, एग्जाम के बाहर सवाल को जाने नहीं दूंगा, बस आप अटेंशन जो है पूरा एक तरफ बना के रखना। ठीक है, चलिए, हाँ तभी तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं, बिल्कुल यही हुई ना बात, यही हुई ना बात। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो क्या होता है, तो एक पहला कैरेक्टर जो आता है वो आता है एक्यूज। एक्यूज यानी कि आपका अभियुक्त, ठीक, एक्यूज यानी कि अभियुक्त। अब इसके संबंध में कुछ आपको सेक्शन मिलेंगे। दूसरा जो कैरेक्टर इसके अंदर आएगा वो है श्योरिटी। वो कौन है, श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब जो बंदा गारंटी देता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिभू। ओके, चलो
अब इंग्लिश मीडियम वाले मेरे ख्याल से शब्द को भूलेंगे नहीं, श्योरिटी को। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको कुछ प्रोविजन ऐसे मिलेंगे, जैसे भाई श्योरिटी जो है उसने मान लो अगर मना कर दिया या फिर मान लीजिए कंडीशन चेंज हो गई, तो उस केस में वो किस तरीके से चीज़ों को डील करेगा, ये वाली बात हमारे सामने आती है। सर एग्जाम के बाहर सवाल कैसे जाते हैं? अच्छा कैसे जाते हैं? एक हवा का झोंका आता है, सवाल को उठाता है, उड़ाता है, एग्जाम के बाहर लेके चला जाता है। समझ गए? चलो इसको डिटेल में बात करेंगे अपन, ठीक है? चलिए, तुम यार भोले राम के जी हो मेरी तरह। कैसे जाते कोई चल के थोड़ा ना जाएंगे, है ना? कई बार एग्जामिनर पेपर सेट करने वाली खिसक जाती है, घर वाली से झगड़ा करके आ रखा होता है, उसको याद नहीं रहता सिलेबस क्या किया, तब चला जाता है मामला बाहर से। कैसे चले जाते हैं? प्यारे मोहन हो यार आप। चलो श्योरिटी, ठीक है, और एक्यूज, दो कैरेक्टर यहां पर आए। तीसरा कैरेक्टर जो यहां पर आपके सामने आएगा, जैसे एक तो क्या हो गया एक्यूज, श्योरिटी, तीसरा कैरेक्टर जो यहां पर आपको लेके जाना है वो है आपका कोर्ट। क्या है? कोर्ट। इसको समझना, कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअल में जो पावर है वो किसके पास में? पावर जो है वो तो सारी कोर्ट के पास में ही है। जैसे एडमोनिशन देना है, कोर्ट की पावर। आपको उसका प्रोबेशन का बेनिफिट देना है, कोर्ट की पावर। कोई कॉस्ट या कंपेंसेशन का ऑर्डर करना है, कोर्ट की पावर। तो ये सब कुछ क्या आता है? कोर्ट की पावर के अंदर आता है। तो यहाँ पर कोर्ट का क्या रहेगा? स्पेसिफिक रोल है जो रहेगा। तो तीसरा कैरेक्टर कौन होगा? कोर्ट। इसके बाद में चौथा कैरेक्टर जो आपके सामने आने वाला है वो है प्रोबेशन ऑफिसर। वो क्या होगा? प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी, ठीक है? ये चौथा कैरेक्टर है और इसका सबसे बड़ा रोल है। अब जैसे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन इसको अपॉइंट करेगा, इसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, है ना, या फिर इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए वगैरह, सुपरविजन ऑर्डर एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट ये डील करने वाला है। इसके अलावा एक और पर्सन जिसका स्पेसिफिक रोल रहने वाला वो कौन है? कौन बताएगा? बताओ। अलीम जी, मॉर्निंग के अंदर सुबह 9 बजे और 10:15 बजे क्लासेस चलती हैं हमारे जुडिशरी के और एपीओ दोनों के कॉमन सब्जेक्ट की। फिर माइनर लॉ के सब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर हैं। जैसे ही आप एनरोल करोगे तुरंत प्रभाव से आपके सामने पूरी क्लासेस का स्केड्यूल आ जाएगा, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ पांचवा कैरेक्टर कौन है, कौन बताएगा, है ना? ठीक है, अनुभव जी, आपके आदेश की पालना की जाएगी। राजीव गांधी जी वाले जजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब आपकी इजाजत हो और आपकी इच्छा हो तो आओ इसको पढ़ ले अपन, ठीक है? आपका कोई भी विचित्र तरीके का कमेंट हो ना, स्ट्रेंजर टाइप का, तो क्लास के एंड में मस्ती से बता देना, मस्ती से, हक से बता देना। अभी एक बार फोकस करो। पांचवा कैरेक्टर है स्टेट गवर्नमेंट। पांचवा कैरेक्टर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूं जिनका इस प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में एक्टिव रोल है। मतलब आप कभी किसी माइनर लॉ को पढ़ते हो ना, तो माइनर लॉ को पढ़ने का मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूं कि माइनर लॉ को पढ़ते समय सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि उसमें कैरेक्टर कौन कौन से है, उसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से है, ठीक है? तो अगर आप कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके रोल को आइडेंटिफाई करना आसान है। अब किसी मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन आ रहा है, अगर आपको ये पता है कि इसमें अमिताभ बच्चन है, तो पता है मूवी देखते समय अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को अपने आप अच्छे तरीके से देखोगे, या आपका ह्यूमन माइंड ऐसा करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से माइनर लॉ के अंदर अगर कैरेक्टर हमको पहले से पता हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या रूल हो सकते हैं, जैसे अब प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना है या फिर इसको रिकॉग्नाइज करना है। देखो दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एक तो होता है अपॉइंट करना और एक होता है रिकॉग्नाइज करना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकॉग्नाइज मतलब ऑलरेडी कोई पर्सन है, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ प्रोबेशन ऑफिसर। अपॉइंट मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट आपका एक तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की एक और पावर होती है, इसको बोलते हैं रूल मेकिंग पावर। क्या होती है? रूल मेकिंग पावर। हालांकि जब भी ये रूल बनाता है तो वे क्या करता है? प्रायर अप्रूवल लेता है, कंसेंट लेता है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसेंट लेके ऐसा करता है। तो ये 5 कैरेक्टर है जिनका स्पेसिफिक रोल होता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं ऐसी इमेज पर जो इनके कैरेक्टर को पूरा एक तरीके से क्लासिफाई कर दे। अब ये डायग्राम देखो, हो सकता है इस डायग्राम की कुछ चीजें आपको ना दिखे, बट आप घबराना मत, मैं आपको पूर्ण विस्तार से इसकी सारी बातें बता देता हूं। सबसे पहले हमारे सामने आता है यहां पर, ये देखिए, इस पोर्शन पे फोकस कीजिए। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है एक्यूज, ठीक है? तो एक्यूज कौन कौन से स्पेसिफिक ऑफेंस करता है? आपको पता है सारे मामलों के अंदर प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलता
है ना। सेलेक्टेड मैटर्स के अंदर प्रोबेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको हर एक का अलग अलग कट पार्ट दिखाने वाला हूँ। एक्यूज, तो एक्यूज के केस में स्पेसिफिक ऑफेंस कौन से होंगे। एक इसमें प्रावधान है कि भाई 21 साल से छोटा बंदा है, 21 साल से बंदे की उम्र अगर छोटी है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो, LI लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उसकी सजा नहीं है, तो फिर उसको जेल में ना भेजा जाए, उसको जेल में ना भेजा जाए। ऐसा भी एक प्रोविजन आएगा सेक्शन 6 का। और एक सेक्शन 12 आएगा रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब आप याद रखना कि 6 और 12 का बढ़िया खेल है। यहाँ पर 6 बचाता है, 12 भी बचाता है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है, यार जेल में मत डालो बेचारे, कोई छोटा है यार, 21 साल से छोटा तो रहने दो इसको, सेक्शन 6। और सेक्शन 12 कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। आपको पता है, आप लोगों ने एग्जाम के अंदर फॉर्म भरा हो और सपोज करो आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो रखा है, या फिर आपको किसी कारण से या आपके किसी कोई दूसरा रिलेटिव जो फॉर्म भर रहा है एग्जाम का और उसको दोष सिद्धि हो रही है, किसी केस में सजा हो रखी हो, तो इन दैट केस वो आपसे पूछता है यार तूने LLB कर रखी है, तो आप पहले तो एकदम सरसरी निगाहों से देखोगे उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि मैंने LLB की तो तेरा क्या गया, क्यों पूछ रहा है मुझसे LLB की कि नहीं की। अरे बेचारा वो आपसे एडवाइस ले रहा है, आप हर जगह पे ना डाउट मत किया करो। वो आपसे डाउट, वो कह रहा है आपने LLB कर रखी है, तो आपने बोला हाँ, तो यार एक बात बता, मेरे खिलाफ ये FIR हुई थी और FIR के अंदर मैंने 5,000 रुपये जो है वो जमा कराने पड़ गए थे, जुर्माना लग गया था, फाइन लग गया था, तो अब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर का, तो मुझे बता यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या रहा है कि अगर आपको प्रोबेशन का बेनिफिट दिया गया है तो उसके बाद में इसको डिस्क्वालिफिकेशन की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। डिस्क्वालिफिकेशन की तरह काउंट है जो नहीं किया जाएगा, ये बात यहाँ पर मेंशन कर रखी है। कौन सा कोर्ट जो है प्रोबेशन का बेनिफिट देगा, ट्रायल कोर्ट देगा, आपके सेशन कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है रिवीजन के दौरान, ठीक है। तो जो कोर्ट डील करा है, JM सेकंड जो है वो जनरली नहीं देता है, उसको देने के लिए उसको JM फर्स्ट को भेजना पड़ता है, ठीक है। शायद आपने लेट क्लास ज्वाइन की, शुरुआत के अंदर इस पॉइंट पे डिस्कशन किया था सेक्शन 360 के दौरान। अच्छा, अब इसके अलावा कौन सा है, उसके बाद में आपके सामने श्योरिटी का। अब ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, जैसे मान लो कि कंडीशन चेंज की गई और ये बंदा कंसेंट नहीं दे रहा है, या फिर इसको समन भेजी गई जब कंडीशन फेल्ड हो गया तो, या कुछ प्रावधान जो CRPC के एप्लीकेबल होते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर कोर्ट का रोल आएगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 8, सेक्शन 9, इसके अकॉर्डिंगली। फिर आपके सामने प्रोबेशन ऑफिसर ऑफेंडर का रोल आएगा, प्रोबेशन ऑफिसर का रोल आएगा, अपॉइंटमेंट, रिकॉग्निशन, ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट, गुड फेथ प्रोटेक्शन और रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल। फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोल है जो आएगा। अब इसी चीज को मैं 1 बाय 1 डिटेल में आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला पॉइंट, मैंने कहा था ना नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लो, मैं आपको अभी इसको एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल में है जो करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो यहां पर आपके सामने मैंने और इसको बड़ा कर दिया, और अब जरा इसको है थोड़ा सा ये लीजिए। अब अगर नहीं दिख रहा है, अब भी अगर नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं आपको नंबर देता हूं, किसके, वाटवानी साहब के, जो जोधपुर में अच्छे से चश्मे के डीलर है, बहुत बढ़िया चश्मा बनाते हैं और भेज भी देते हैं कुरियर के अंदर। तो एक्यूज, अब एक्यूज ने अगर स्पेसिफिक ऑफेंस किया है तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑफेंसेस के अंदर मामला नहीं आता है, ठीक है। और अगर वो अंडर एज ऑफ 21 ईयर्स है तो उसको जेल में नहीं डाला जाए। शर्त यह है कि जो ऑफेंस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो, आजीवन कारावास वाला मामला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेक्शन 6 के कहता है कि उसको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये मैंने आपको भी प्रैक्टिकली समझाया ही था। आपका दोस्त आपके पास आता है, बोला है तुमने LLB कर रखी है, तो बताओ मेरे को, ये मेरे खिलाफ FIR हो रखी है, मैंने इतने का जुर्माना भर रखा है, फाइन जमा करा रखा है, अब मैं SI के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपके सामने। अब देखो मेन जो सारा खेल है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आपको एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, जैसे शब्द क्या आ रखा है यहाँ पर, एडमोनिशन और प्रोबेशन। ये शब्द कहलाएगा एडमोनिशन और ये शब्द कहलाएगा प्रोबेशन, ठीक है। अब आपको बढ़िया बात मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे थे CRPC के सेक्शन 360 को, ये सेक्शन 360 पढ़ा आपने, सेक्शन 360 के सब सेक्शन 3, सेक्शन 360 के सब सेक्शन 3 के अंदर एडमोनिशन है, ठीक है। और सिमिलरली जब आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पढ़ोगे तो वहां पर भी सेक्शन 3 के अंदर, तो देखो एक तरफ 360 का 3 और दूसरी तरफ प्रोबेशन ऑफेंडर का सेक्शन 3, तो 3 का संजोग है। एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार प्रोबेशन सेक्शन 3 में था या 4 में था, तो याद रख लेना सेक्शन 360 क्लॉज 3 के अंदर भी ये आपके पॉइंट आपके सामने आएगा।
अच्छा, अब आगे बढ़ो यहाँ पर। तो एडमोनिशन और प्रोबेशन, अब यहाँ पे क्या है, कुछ सेलेक्टिव ऑफेंस है जो होते हैं। अब जैसे मैं अगर आपका बेरेक्ट उठाऊं, अब एडमोनिशन का जो मामला आता है ना, एडमोनिशन के अंदर लगभग वही ऑफेंस है जो आपके सीआरपीसी के एडमोनिशन में दे रखे हैं। कैसे, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्रेश पेज लिया, फ्रेश पेज को मैंने टीचिंग मेथड में कन्वर्ट किया। अब समझो, वर्ड आपके सामने आ गया एडमोनिशन, एडमोनिशन, यहाँ पे सीआरपीसी और यहाँ पे आपका प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके आ जाएगा सेक्शन 360 का सब सेक्शन 3 और यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन 3। अब जब आप इसमें ऑफेंस देखोगे ना, तो ऑफेंस लगभग आपको सेम मिलेंगे। जैसे एक आपको मिलेगा थेफ्ट, थेफ्ट दोनों तरह के, नॉर्मल वाला भी और हाउस के अंदर, घर के अंदर घुस के चोरी करने वाला भी। एक जैसे आपको क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक जैसे आपको चीटिंग वाला अपराध यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर ऐसा ऑफेंस जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो लेस देन 2 ईयर हो, अप टू 2 ईयर्स हो, ओके, या फिर विद फाइन वाला अपराध हो, ओनली विद फाइन वाला अपराध हो। तो लगभग जो है आपको सेम ऑफेंस मिलेंगे, लगभग क्या होंगे, सेम ऑफेंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें इन्होंने कोई ज़्यादा जो है बाइफर्केशन, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रखा है। मैं आपके सामने रीड आउट करके बता ही देता हूँ। सेक्शन 3 निकालो फटाफट। बेरेक्ट नहीं हो तो फटाफट इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। इन्होंने लिखा है 379, 380, 381। ये क्या आ गया, ये आपके ऑफेंस आ गया यहाँ वाला 379, 380 और 381। ठीक है, ये ऑफेंस आपके आ गया थेफ्ट से जुड़ा हुआ। फिर लिखा है 404 यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन जुड़ा एक ऑफेंस हो गया। 420 चीटिंग वाला अपराध हो गया, या ऐसा कोई भी अपराध जहां पर इम्प्रिजमेंट 2 साल से ज़्यादा की नहीं है या विद फाइन है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ गई। और फिर कुछ कंडीशन है, जैसे नो प्रीवियस कन्विक्शन, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब पहले वो दोष सिद्धि नहीं हो रखा होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके एडमोनिशन के अंदर आपको टेंशन करनी नहीं है, सेम चीज़ है। एडमोनिशन के अंदर आपको चिंता करनी नहीं है, लगभग सेम चीज आपको यहां पर मेंशन कर रखी है। एंड में जाके मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, एंड में जाके मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट तो क्या दूंगा, मतलब एक मेरा हाथ से बना हुआ नोट्स है, ये देखो, बिल्कुल एकदम शुद्ध हैंडराइटिंग के अंदर नोट्स बनाया है। शुद्ध हैंडराइटिंग समझते हो, नहीं समझते? बढ़िया अदरक की चाय पी के जब कभी नोट्स बनाया जाता है उसको शुद्ध हैंडराइटिंग के नोट्स कहा जाता है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके सामने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, पावर्स ऑफ कोर्ट को रिफॉर्मेटिव थ्योरी के साथ में ये सेक्शन 3 यहां पर सारे क्लॉज को जिक्र किया। आईपीसी, एनी ऑफेंस, साथ में ये भी मेंशन यहां पे कर रखा है क्या, सर्कमस्टेंशियल फैक्टर। अब सर्कमस्टेंशियल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, जैसे जो ऑफेंडर है उसने किस तरीके का क्या उसका लेवल है, तो यहां पर ये चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक, नो प्रीवियस कन्विक्शन, कोई भी पहले दोष सिद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट तो किसमें आ गया, आपके सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने सेक्शन 4 का मामला भी डील किया, रिलीज ऑफ द ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो गुड कंडक्ट में कोई भी ऑफेंस डेथ और एलआई को छोड़ के, आपको पता है हमारा सीआरपीसी इस मामले में बदमाशी करता है। क्या बदमाशी करता है? सीआरपीसी कहता है कि देखो मेरी मर्जी, मैं हर एक को प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दूंगा, जो तुम्हें जाए वो कर लो। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 21 साल से ज्यादा है, अगर कोई व्यक्ति 21 साल से ज्यादा है, ठीक है, और उसकी शादी नहीं हुई, मतलब छोड़ो यार, शादी कहां से बीच में आ गई, हटो। अगर कोई व्यक्ति 21 साल से ज्यादा है और उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो अगर 7 साल तक का ऑफेंस है, 7 ईयर तक का ऑफेंस है, तब तो प्रोबेशन का बेनिफिट मैं दे दूंगा। समझ में आया? 21 साल से ज्यादा की उम्र का है और 7 साल तक की सजा का ऑफेंस किया है, तब तो मैं आपको प्रोबेशन दे दूंगा। और अगर आप 21 साल के कम के हो, 21 साल से आपकी उम्र कम है, तो उस केस में डेथ और एलआई को छोड़कर बाकी के ऑफेंस में मैं आपको प्रोबेशन दे दूंगा। ठीक है, अब ये बात हमारे सामने आ रही, सर डार्क स्किन आ रहा है। डार्क स्किन आ रहा है तो कहाँ इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं बोल के समझा भी तो रहा हूं, है ना। और डार्क स्किन आ रहा है तो आप आंखें एकदम पानी से छटक के धो लो। ठीक है, अब सुनो, तो क्या था हमारा मामला, यानी कि सीआरपीसी जो प्रोबेशन है वो कम मामलों में देता है। सीआरपीसी प्रोबेशन का बेनिफिट कम मामलों में देता है, जबकि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट जो है वो आपको बेनिफिट क्या कर रहा है, लगभग हर केस में। क्या लिखा हुआ है? एनी ऑफेंस एक्सेप्ट डेथ और एलआई।
डेथ और एलआई को छोड़कर बाकी सारे मामलों के अंदर वो क्या करता है, प्रोबेशन का बेनिफिट दे देता है। बाकी देखो यहां पर है मैक्सिमम पीरियड प्रोबेशन 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। साथ साथ में आपको सर्कमस्टेंशियल फैक्टर, ये वही बात, सर्कमस्टेंशियल फैक्टर का मतलब अपराध का नेचर क्या है और ऑफेंडर का नेचर क्या है, ये दोनों को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ अबॉर्ड, ये मैंने आपको बताया था, प्लेस ऑफ अबॉर्ड मतलब निवास स्थान वाला पॉइंट यहां पर भी था और वहां पर भी है। रेगुलर ऑक्यूपेशन कहां पर है, विद इन कोर्ट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए और प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब ये तो हुई 2 बातें। अब कुल मिला के यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है। फिर तीसरा एंगल क्या आता है, तीसरा एंगल आता है सेक्शन 11 के अंदर। सेक्शन 11 में क्या चीज आ रही है कि भाई अब जो कोर्ट है वो सेम पावर, सेक्शन 3 या 4 की जो सेम पावर है वो अपीलेंट स्टेज पर और रिवीजन की स्टेज पर भी अप्लाई कर सकता है। और अगर ज़रूरत लगे, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्डर जो है वो गलत है या प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया जबकि देना चाहिए था, बंदा 21 साल से कम का है, प्रोबेशन का बेनिफिट देना चाहिए था, नहीं दिया, तो वहां पर अपीलेंट कोर्ट शियो मोटो अपनी इच्छा से या किसी की एप्लीकेशन पर क्या कर सकता है, उस प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है। ये बातें आपको सेक्शन 11 के अंदर आ रखी है। तो ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स बकायदा मैं आप लोगों को देने वाला हूं, टेंशन मत लो, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या हो गया, ये छोटा काहे नहीं हो रहा है, अच्छा मैक्सिमम साइज पे आ गया था, तो आपको घबराना नहीं है, ये नोट्स मैं आपके लिए ही लाया हूं और आप लोगों को ही दूंगा। ओके, और साथ में मैंने यहां पर सेक्शन 5 का जिक्र भी किया जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। आप लोग क्या करना, आप लोग 2 जगह से जुड़ जाओ। कौन सी 2 जगह है, एक तो लिंकिंग लॉ तनसुख सर नाम का एक टेलीग्राम चैनल पाया जाता है, अगर आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, एक तो वहां पे, और दूसरा अनअकैडमी ऐप में जो मेरी कम्युनिटी है, अगर आपने उसको फॉलो नहीं कर रखा है तो नुकसान है आपका। तो तनसुख पालीवाल की वहां पे जो कम्युनिटी है अनअकैडमी ऐप के अंदर, वहां पे जाके आप उसको टिक कर दो, ज्वाइन कर दो, तो अनअकैडमी ऐप के अंदर कम्युनिटी में जो भी डालूंगा ना ये पीडीएफ वगैरह, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, चलो भाई, और कुछ एक पिछली वाली क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिलेगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इस एंगल से देखा कि भाई एक्यूज का जो मामला है स्पेसिफिक ऑफेंस के अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, तो ये मैंने मोटा मोटी, देखो सेक्शन 3 और 4 कुछ भी नहीं है। एक तो हमारे मन में भय है कि यार इसके ऑफेंसेस कैसे याद होंगे, इसके ऑफेंसेस याद नहीं हो रहे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, इतना मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। बस क्या है, सीआरपीसी में थोड़ा 21 साल की एज का एक क्राइटेरिया है और यहां पर भी आपके सामने एक थोड़ा एज का क्राइटेरिया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझो, देखो अब जो बता रहा हूं उसको नोट करना अच्छे से, ठीक है। देखिए 21 साल, अब 21 साल का कितना बड़ा बड़ा रोल रहता है उसको समझने की कोशिश करना। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। सीआरपीसी में क्या है कि वहां पर सेक्शन 360 के सब सेक्शन 1 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपकी उम्र 21 से कम है ना, 21 से क्या है, बिलो है, और या फिर 21 से क्या है, अबव है, 21 से कम है या 21 से अबव है। अगर आपकी उम्र 21 से कम है तब तो आपको प्रोबेशन का बेनिफिट जो है ऑल ऑफेंसेस में दिया जा सकता है, ऑल ऑफेंसेस। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्ट ऐसे ऑफेंसेस जहां पर या तो डेथ पनिशमेंट हो या फिर एलआई की पनिशमेंट हो, उनको छोड़ के। और अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाएगा जब आपने ऐसा ऑफेंस किया जहां पर इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स की ही है, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के अंदर आपको 21 साल का पॉइंट 2 जगह पे काम का है। पहली बात देखो, प्रोबेशन देने में 21 साल के क्राइटेरिया को कंसीडर नहीं करते, लेकिन अब जैसे मान लो सेक्शन 6 है, अब आपकी उम्र 21 साल से कम है तो वहां पर अगर आपने एलआई वाला ऑफेंस नहीं किया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा कोई अपराध नहीं किया है, तो आपको क्या नहीं करेंगे, जेल में नहीं डालेंगे, आपको जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, नंबर 1 चीज, ठीक है। दूसरा क्या है, सपोज करो आप 21 साल से कम क्यों, आपकी उम्र जो है वो क्या है, एज जो है आपका लेस देन 21 है और आपको प्रोबेशन का बेनिफिट देने से मना कर दिया गया, तो जो आपका हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है ना, अपीलेंट कोर्ट जो भी है, वो क्या कर सकता है, सियो मोटो अपनी इच्छा से भी या किसी की एप्लीकेशन आती है तो भी आपको उसका बेनिफिट वहां पर दे सकता है। तो ये 21 साल का क्राइटेरिया थोड़ा सा इस तरीके से वर्कआउट करेगा, जरूर आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है।
चलो, तो यहां पर ये तो पॉइंट आ गए, सेक्शन 12 भी हमने कवर कर दिया। तो सेक्शन 3 एडमोनिशन, मेरे साथ साथ रिपीट करो फटाफट। देखो, सेक्शन 3 में एडमोनिशन भर्त्सना वाला बेनिफिट देना, सेक्शन 4 में प्रोबेशन वाला बेनिफिट देना, ठीक है। सेक्शन 5 क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि सेक्शन 5 में आपको यहां पर कोर्ट की पावर के साथ समझाना चाहता हूं। ये देखिए, अब यहां पर अभी आएंगे हम एक बार श्योरिटी पर, पहले कोर्ट की पावर पर चले जाते हैं। अब देखो यहां पर कोर्ट की पावर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं, समझने की कोशिश यहां पर बढ़िया से करना। मैं पानी पी लूं क्या, प्यास लगी है, पी लूं? चलो एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए अब ऑब्जर्व करो इस पॉइंट को और जरा यहां पे दिमाग लगाना, ठीक है। कोर्ट, एडमोनिशन, प्रोबेशन, कंपेंसेशन, कॉस्ट और अपीलेंट, यानी कि सेक्शन 3 में एडमोनिशन देने की पावर किसके पास में है? कोर्ट के पास में है। सेक्शन 3 में एडमोनिशन और पावर किसके पास में? कोर्ट के पास में। परिवीक्षा, परिवीक्षा का बेनिफिट देने की पावर किसके पास में है? कोर्ट के पास में है, सेक्शन 4 के तहत। कंपेंसेशन और कॉस्ट, अब मान लो एक्यूज पर्सन जो है, एक्यूज पर्सन ने कोई अपराध किया, सामने वाले व्यक्ति को इंजरी पहुंची या उसको कोई लॉस हुआ वगैरह, तो कंपेंसेशन का ऑर्डर, प्रतिकर का आदेश किया जा सकता है, नंबर 1। और साथ ही साथ जो भी खर्चा आया है प्रोसीडिंग वगैरह का, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, तो उसका भी कोर्ट आदेश कर सकता है कि तुम्हें प्रोबेशन का बेनिफिट तब मिलेगा जब तुम इसको कंपेंसेशन दे दोगे, जब या फिर ये कॉस्ट अगर आप पे करोगे तो ऐसा आदेश भी वहां पर हो सकता है। और सेक्शन 11 में अपील और रिवीजन, अपीलेंट और रिवीजन कोर्ट के पास भी क्या होती है? सेम पावर है जो होती है, इस तरीके से वो भी क्या कर सकते हैं? इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कोर्ट के संबंध में 1 2 3 4, फटाफट बेरेक निकालो, चारों बातें मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करा देता हूं। हाँ जी, अब जरा समझने की कोशिश करो। सेक्शन 3 में आपके एडमोनिशन आ गया। सेक्शन 3 में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई जो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की हो, मैं आपको बता देता हूं। देखो, सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ था? सेक्शन 3 में लिखा हुआ था कि भाई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को पहले किसी ऑफेंस में प्रोबेशन का बेनिफिट मिला हुआ है, ये इसका आंसर आप बताएंगे। अगर किसी बंदे को पहले कभी भी प्रोबेशन का बेनिफिट मिला हुआ है और सेकंड टाइम कोई दूसरा ऐसा ऑफेंस होता है जहां पर उसको प्रोबेशन का बेनिफिट चाहिए, पहली बार प्रोबेशन का बेनिफिट मिला था, दूसरा एक अलग ऑफेंस है जो अदरवाइज एलिजिबल है प्रोबेशन के लिए, तो वहां पर, या एडमोनिशन के लिए एलिजिबल है, तो वहां पर प्रीवियस कन्विक्शन के तहत पॉइंट को, प्रीवियस प्रोबेशन के ऑर्डर को आप प्रीवियस कन्विक्शन मानोगे? पहले वाले प्रोबेशन के ऑर्डर को आप प्रीवियस कन्विक्शन मानोगे? यस या नो? एडमोनिशन देना है आपको, सेक्शन 3 का ऑर्डर देना, मानोगे या नहीं मानोगे? पूजा जी कह रहे हैं मिलेगा, ओके, और बताओ। अरे बाकी के कैंडिडेट्स कहाँ हो? पारस जी कह रहे हैं यस 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 मिलेगा, ओके ओके ओके, चलो चलो ठीक है। आओ, अब मैं वापस समझा देता हूं सवाल को, ताकि ये सवाल एग्जाम के अंदर गड़बड़ नहीं हो, और ये सवाल अगर आपका एग्जाम में सही हो जाए तो मेरे गुलाब जामुन की संख्या बढ़ा देना, ठीक है। देखो, मैंने क्या कहा कि उसको पहले, उसने एक बार अपराध किया और उसको पहले प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा चुका है, सेक्शन 4 का, प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा चुका है सेक्शन 4 का, ठीक है। फिर इसने भविष्य में कोई दूसरा अपराध किया, अब ये अपराध अदरवाइज एलिजिबल है एडमोनिशन के लिए, मतलब यहाँ पर एडमोनिशन का बेनिफिट बाकी सब एंगल से ठीक है, सिर्फ क्या है कि एक बार उसको प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा चुका है, तो कोर्ट सोच रहा है कि अब इसको सेकंड, यहाँ पर जो है एडमोनिशन, दूसरे वाले अपराध में, सेकंड ऑफेंस में एडमोनिशन दे या नहीं दे। आप लोगों ने आंसर दिया है कि यस मिल जाएगा, है ना। अब जरा आओ मेरे साथ में और सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन देखो। सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर देखना है और ध्यान रखना कहां पे और किस तरीके से नंबर जाने अनजाने में कट सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, दिस मतलब सेक्शन 3 के पर्पज के लिए, प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 4। मतलब एडमोनिशन के केस में अगर पहले आपको कभी प्रीवियस प्रोबेशन का बेनिफिट मिला हुआ है ना, तो उसको भी प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा, और यहां पे उसको बेनिफिट सेकंड वाले केस में नहीं मिलेगा। ये गलती हमसे एग्जाम में हो जाती है, ध्यान रखना।
अब आप में से जिन जिन ने गलती की है ऑब्जर्व कर लेना इस पॉइंट को वापस अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो कहीं पर भी दे रखा हो, इलस्ट्रेशन कहीं पर भी दे रखा हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको प्रीवियस कन्वेक्शन है जो माना जा सकता है। अब सेक्शन 4 देख लो आप, लेकिन सिर्फ सेक्शन 3 के पर्पस के लिए प्रीवियस कनेक्शन मान रहा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पर आपको प्रोबेशन की बात दे रखा है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, सारा का सारा कवर कर लिया है, ओके। अब इसका एक सबसेक्शन 3 देखो आप, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। सबसेक्शन 3 को देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन, मैं इसको अलग से नोट कर देता हूं, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, ठीक है, इसको हटाओ यहां से, ओके। अब आप सेक्शन 4 का एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3, यहां पर आपको एक शब्द लिखा हुआ है सुपरविजन ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, सुपरविजन ऑर्डर। देखो अब ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है ना, सपोज करो ये है एक्यूज, ये वो बंदा है जिसने अपराध किया है, ठीक है, और ये है आपका सुपरविजन ऑफिसर, सॉरी प्रोबेशन ऑफिसर, ये कौन है, ये है पीओ, और ये कौन है, ये है एक्यूज। तो ये क्या बंदा क्या करता है, इस पे जो है वॉच रखता है, इसके एंगल को देखता है, लेकिन कब, सुपरविजन ऑर्डर के तहत। प्रोबेशन ऑफिसर के 2 रोल हैं, आपको सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्या नहीं करते, सेक्शन 14 में जाकर प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज को ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। यहां पर आपकी मैं लिंकिंग करवा रहा हूं, सेक्शन 4.3 को आपको लिंक करना पड़ेगा सेक्शन 14 के साथ में, जहां पर प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी दे रखी है। अब यहां पर इस पॉइंट पर आने से पहले जरा एक कोशिश ये करो, देखो ये मेरा सेक्शन 4.3 है, सेक्शन 4 क्लॉज 3, नाउ आई एम लिंकिंग विथ सेक्शन 14, क्योंकि सेक्शन 14 अगर मैं नहीं समझूंगा ना तो उससे पहले सेक्शन 4.3 मेरे को समझ में नहीं आएगा। अब देखो सेक्शन 14 में क्या दे रखा है, ड्यूटीज दे रखी है, सेक्शन 14 में क्या दे रखा है, ड्यूटी दे रखी है, किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर की। अब इसमें ड्यूटी ए बी सी डी ई 5 ड्यूटी दे रखी है, ठीक है। पहली ड्यूटी क्या लिखी हुई है, इंक्वायरी करना, पहले उसकी ड्यूटी क्या है, इंक्वायरी करना, जांच करना और रिपोर्ट सबमिट करना। इंक्वायरी in accordance with any direction of court into the circumstances, home surrounding person of the court, determining the most suitable method। अब ये जो क्लॉज ए है ना, ये प्रोबेशन का बेनिफिट देने से पहले अप्लाई होता है, ध्यान रखना। ये जो आप इंक्वायरी कर रहे हो ना, ये बिफोर अप्लाई होती है, बिफोर ऑर्डर, ओके। मतलब प्रोबेशन सेक्शन 4 का ऑर्डर करने से पहले, सेक्शन 3 का ऑर्डर करने से पहले ये इंक्वायरी वहां पर क्या है, होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सुपरवाइज प्रोबेशनर, क्या वर्ड लिखा हुआ है, सुपरवाइज द प्रोबेशनर एंड अदर पर्सन प्लेस अंडर द सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी। अब ये जो आ रहा है ना सुपरवाइज करना, ये जो शब्द यहां पर लिखा हुआ आ रहा है सुपरवाइज करना, हम लोग क्या है इसको डायरेक्टली रट्टा मार देते हैं, इंक्वायरी करना, सुपरवाइज करना, ये करना वो करना, नहीं, आप इसके लॉजिक को भी तो समझो, सुपरवाइज करना। अब ये जो सुपरवाइज वाला प्रोविजन है ना, ये बिफोर नहीं आता है, ये आफ्टर ऑर्डर आता है। ये क्या आता है, आफ्टर ऑर्डर। जैसे ही प्रोबेशन का ऑर्डर आपने कर दिया उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल होता है। ये एक आफ्टर है, एक के बिफोर है। क्लॉज ए और बी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्लॉज ए का और क्लॉज बी का। बाकी के जो पॉइंट दे रखे हैं कि वो एडवाइज और असिस्ट करेगा कंपेंसेशन कॉस्ट वगैरह के पेमेंट के अंदर, एडवाइज और असिस्ट करेगा किसी अन्य मैटर के अंदर, ठीक है, जो भी उसको ठीक लगे, और अदर ड्यूटी। तो ये दोनों तो पॉइंट क्या है, एडवाइज और असिस्ट। ये तो क्या आ गया कि भाई अलग अलग पॉइंट पे एडवाइज करना और असिस्ट करना, ठीक है, ये अलग बातें होगी, और कोई अदर ड्यूटी। मैं आपको इन तीनों से बात नहीं कर रहा हूं, आपको पहले क्लॉज ए और क्लॉज बी को समझना पड़ेगा। अब जो आपका क्लॉज बी है ना, क्लॉज बी इट मस्ट बी लिंक विथ, ये वाला जो क्लॉज बी है ये लिंक विथ होगा यहां से, इसके साथ इन दोनों का पॉइंट जुड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई सुपरविजन ऑर्डर का मतलब क्या होता है। सुपरविजन ऑर्डर का मतलब क्या होता है। गलती से भी आपने अगर ये ऑब्जर्व कर लिया कि सुपरविजन पहले करने को कह रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट ही खोटा है, आपका कॉन्सेप्ट ही वहां पर क्या हो जाएगा, खोटा हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए अब इस पॉइंट को वापस आप सेक्शन 4 पे आ जाओ। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड, जब ऑर्डर हो गया है,
वहां पर क्या होगा, द कोर्ट में इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इट इज एक्सपीडिएंट टू डू एडिशन टू पास अ सुपरविजन ऑर्डर, और ये जो सुपरविजन ऑर्डर है वो कम से कम 1 साल का होगा। ये भी ध्यान रखना, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर नेम नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, और ये सुपरविजन ऑर्डर कितना होगा, 1 साल का यहां पर होगा। सुपरविजन ऑर्डर जो कम से कम, क्या लिखा है, नॉट टू बी, आप इसकी भाषा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना, शब्द यहां पर लिखा हुआ है नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, यानी कि मिनिमम 1 साल है, मिनिमम 1 साल है। देखो, एक तो होता है प्रोबेशन का मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्रोबेशन मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, वो 3 साल है, और ये अलग है, ये सुपरविजन ऑर्डर की बात यहां पर कर रहा है। तो ध्यान रखना, दोनों ही चीजें अपने आप में अलग अलग चलती है। सुपरविजन ऑर्डर की अवधि कितनी हो सकती है, मिनिमम 1 ईयर, प्रोबेशन की मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है, 3 साल। रिमेंबर दिस वर्ड, ये कॉमन सेंस से नो हो जाता है। देखो क्या होता है, कई बार कॉमन सेंस ही है ना खड्डे में डाल देता है। एग्जाम के टाइम में कई बार हमारा कॉमन सेंस, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मध्य प्रदेश का भी एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, कई कैंडिडेट्स ने ऑप्शन टिक कर दिया, अब लास्ट में उनके पास 15-20 मिनट बचे हुए थे, 15-20 मिनट बचे हुए थे, अब उन्होंने अपना कॉमन सेंस थोड़ा और लगाया, कॉमन सेंस और लगाया, तो जो 10 सवाल पहले उन्होंने सही किए थे वो 10 सवाल वो खोटे करके आ गए। तो इसलिए भैया कॉमन सेंस जो है ना वो भी सेंस के साथ अप्लाई करना पड़ गया है, ये कलयुग का ऑर्डर है। ये एडिशनल ऑर्डर होता है, बिल्कुल विनीता जी, इट इज एन एडिशनल ऑर्डर। ये क्या होता है, एक अतिरिक्त ऑर्डर है जो होता है, ठीक है, क्योंकि आपके सेक्शन 4(1) का ऑर्डर और 4(3) का ऑर्डर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एडमोनिशन, प्रोबेशन, सुपरविजन। तो ध्यान रखना, सुपरविजन ऑर्डर, टेक केयर ऑफ इट, ओके। चलिए, तो ये आपके सामने अलग अलग पॉइंट आ गए अभी तक सेक्शन 4 के संबंध में। अब इसके अलावा हम लोग कहां डिस्कस कर रहे थे, सुपरविजन ऑर्डर हमारा चल रहा था, तो ये प्रोबेशन, अब कॉस्ट और कंपेंसेशन का पॉइंट भी देख लो आप सेक्शन 4 में, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है। पावर ऑफ कोर्ट सेक्शन 5 में कंपेंसेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग 2 ऑर्डर किए जा सकते हैं, और इन ऑर्डर्स की रिकवरी कैसे होगी, इनकी रिकवरी सीआरपीसी के तहत होगी। यहां पे जो रिकवर किया जाएगा मामला वो सेक्शन 421 सीआरपीसी और सेक्शन 422 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नाउ अब आगे देखो आप। अच्छा, सिविल कोर्ट जब भी कोई मान लो इसी तरह का सूट आता है तो ये जो कंपेंसेशन हुआ इसको कंसीडर करेगा, बेसिक सी बात है यहाँ पर। ये सेक्शन 6 मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया ही था, ठीक, वो यहाँ पर हो ही चुका है। नाउ अब आप आ जाओ इसमें, सेक्शन 7 कॉमन सी बात है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। सेक्शन 8 पे आ जाओ। सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है कि कई बार इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो कंडीशन लगाई गई है ना, प्रोबेशन देते समय जो बॉन्ड भरवाया गया उसमें कंडीशन लगाई गई, उन कंडीशन को वेरी करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे केस में जब आप उसको वेरी करते हो तो वहां पर क्या होता है कि हो सकता है श्योरिटी मना कर दे, वो कहेगा ऐसा मैं तो इस बदली हुई कंडीशन को एग्री नहीं करता। तो अगर वो मना करेगा तो क्या होगा, फ्रेश श्योरिटी कॉल करने पड़ेंगे, फ्रेश श्योरिटी आपको कॉल करने पड़ते हैं। सेक्शन 9 क्या हो गया, अगर आप कंडीशन फेल कर जाते हो, आपने बॉन्ड की कंडीशन फॉलो नहीं की, प्रोबेशन देते समय बॉन्ड भरवाने की बात हो रही है, एडमोनिशन देने समय नहीं, उस समय बॉन्ड में कंडीशन लगाई, आपने बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है या फिर समन जारी किया जा सकता है आप कोर्ट के सामने अपीयर होने का। और जब आप कोर्ट के सामने अपीयर होंगे तो उस केस में या तो आपको रिमांड किया जा सकता है या फिर आपको सजा सुनाई जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के क्लॉज बी को ध्यान से सुनना, एग्जाम के पॉइंट बनता है यहां पर। अगर पहली बार वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है तो वहां पर 50 रुपए का फाइन लगाया, अंडरलाइन कर लो, 50 रुपए का फाइन वहां पर आपके सामने लगाया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो सेक्शन 10 को भी थोड़ा मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। सेक्शन 11 के अंदर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर एक्ट, वो अपील और रिवीजन के अंदर भी सिमिलर ऑर्डर कर सकता है। और यहां पर सबसेक्शन 3 पढ़ो, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज, 21 साल से कम है, और उसको फाउंड गिल्टी और कोर्ट मना कर देता है कि सेक्शन 3(4) का बेनिफिट नहीं देंगे, तो कोर्ट टू विच अपील लाई, जिसमें अपील होती है, वो कोर्ट शियो मोटो आउन मोशन पे और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कन्विक्टेड पर्सन क्या कर सकता है, प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है।
ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, हाई कोर्ट और अपीलेंट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अपीलेंट कोर्ट जो भी हो, वो कभी भी ग्रेटर कैन नॉट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट जितनी सजा दे सकता था उससे ज्यादा सजा अपीलेंट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट नहीं देंगे। ये आपके ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट आ सकता है, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए सेक्शन 12 डिस्कस कर दिया। सेक्शन 13 पे आ जाओ, प्रोबेशन ऑफिसर। अब प्रोबेशन ऑफिसर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट वगैरह होता है। अब ध्यान से सुनो, प्रोबेशन ऑफिसर को 1, 2, 3 तीन कैटेगरी दे रखी है, उसको भी साथ साथ ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, अब यहां पर ये आपके सामने कोर्ट के प्रोविजन आ गए थे। अब मैं बात करता हूं यहां पर आपके प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में। अब प्रोबेशन ऑफिसर के समय में जो उसका अपॉइंटमेंट होता है उसको समझने की कोशिश यहां पर कीजिएगा। प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट यहां पर देखिए, ये प्रोबेशन ऑफिसर। अब इसके अपॉइंटमेंट के समय में जो आपका सेक्शन 13 है ना, सेक्शन 13 अपने आप में कई सारे पॉइंट बताता है जिसको आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। जब आप सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हो तो आपको 3 क्लॉज दिख रहे होंगे, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। ठीक है, सेक्शन 13(1) क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। बस लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट एनर्जी बना के रख लो, फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूं, चिंता मत करो। क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि क्या होता है, प्रोबेशन ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट दो में से एक करती है। नंबर 1, या तो उसको अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, और या फिर उसको रिकॉग्नाइज करती है। ये पहली बात। अब क्लॉज बी पे आओ। क्लॉज बी क्या है, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी सोसाइटी को रिकॉग्नाइज कर रखा है। कोई एनजीओ होगा, उसको क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने का मतलब किसी ऑफिशियल गजट के अंदर उसका नाम जो है ऑलरेडी आ रखा है, या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसका नाम रिकॉग्नाइज हो रखा है, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, अब इस सोसाइटी के द्वारा कोई पर्सन उपलब्ध कराया गया, इस सोसाइटी के द्वारा कोई पर्सन उपलब्ध कराया गया, उस पर्सन को क्या किया जा सकता है, प्रोबेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है। क्लॉज सी देखो, या इन एक्सेप्शनल केसेस एनी अदर पर्सन वो इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट के ओपिनियन में क्या है, इज फिट टू एक्ट फॉर द प्रोबेशन ऑफिसर। तो वहां पर क्या हो सकता है, स्पेशल केस के अंदर। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस के अंदर यहां पर क्या होगा, एनी पर्सन डीम्ड फिट, जो कोर्ट को ठीक लगे, उसको प्रोबेशन ऑफिसर। ये सवाल आपके एग्जाम के अंदर जो है ना, प्रीलिमिनरी के अंदर भी आ सकता है, और वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब मैं इसकी लिंकिंग कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन रखना। पता है, अगर आप देखोगे रूल मेकिंग पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास में रूल मेकिंग पावर दे रखी है, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया ना कि व्हाट आर द केसेस या व्हाट आर द मैटर्स फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अंडर द प्रोबेशन ऑफिसर एक्ट, तो वहां पर आपकी बत्ती गुल हो सकती है। क्या कह रहा हूं मैं, वहां पर आपकी बत्ती जो है गुल हो सकती है। अब उसको जरा समझने की कोशिश करो। देखो सेक्शन 17, द स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 लिंकिंग करनी है यहां पर, सेक्शन 17 कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लिंकिंग कर रहा हूं। जरा इसको ऑब्जर्व करना, इस पॉइंट से इसको क्या करना, लिंक विथ करना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्लॉज ये पढ़ो इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। तो यानी कि ये जो पहला पॉइंट यहां पर आपके सामने आ रहा है, क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, द टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह। यानी कि आपके 13(1)(a), तो रूल्स कौन कौन से बना सकते हो आप। नंबर 1, आप 13(1)(a) के बारे में रूल्स बना सकते हो, पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि सेक्शन 14 के संबंध में आप जो है रूल्स बना सकते हो। उसके बाद में डी क्लॉज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेमेंट रेम्युनेशन एक्सपेंस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, जो भी उसका है, और एनी अदर मैटर। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट और रिकॉग्निशन जो हो रहा है ना, अब आप देखो इन दोनों के संबंध में, तो ये जो नियम है इसका 13(1)(a), ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली इसके साथ में लिंक हो जाएगा, ये डायरेक्टली इसके साथ में लिंक है जो हो जाएगा। तो आपको शायद याद रह पाए,
आपको शायद इस बारे में याद रह पाए कि भाई कौन सा पॉइंट जो है हमें मुझे याद रखना है, नहीं रखना है या भूल जाना है। ठीक है, तो सेक्शन 17 का जो पॉइंट है वो आपको इस तरीके से कनेक्ट है, जो अपने माइंड में सेट करके रखना है। 13 में अपॉइंटमेंट, 14 में ड्यूटी। देखो 5 तरह की ड्यूटी थी और 5 ही वो मेथड्स है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। वापस सुन लो, सेक्शन 14 में 5 ड्यूटीज थी। ड्यूटी कौन कौन थी, मेरे साथ साथ रिकॉल करो फटाफट। पहली ड्यूटी वहां पर क्या थी, इंक्वायरी करना, ठीक। दूसरी ड्यूटी सुपरवाइज करना। तीसरी ड्यूटी एक्यूज को कॉस्ट और कंपेंसेशन के बारे में असिस्ट करना, एडवाइस करना। चौथी ड्यूटी अदर मैटर में एडवाइज एंड असिस्ट। पांचवी ड्यूटी और भी कोई अन्य ड्यूटी जो प्रेस्क्राइब की जाए। और रूल्स के बारे में बात करें तो सेक्शन 13(1)(a) के बारे में, सेक्शन 14 के बारे में, रेम्युनरेशन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में और अन्य कोई मैटर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है सेक्शन आपके जो 14 और सेक्शन 17, इन दोनों के अंदर रूल मेकिंग पावर के बारे में 5-5 पॉइंट आपको दे रखे हैं एंड आई थिंक यू नीड टू ऑब्जर्व दैट। ठीक है, रिमांड किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर, अनिता जी रिमांड से यहाँ पर मतलब है कि उसको कस्टडी में भेजना। ठीक है, यहाँ पर रिमांड का तात्पर्य आप हर जगह पे पुलिस कस्टडी नहीं लगाना है। ठीक है, रिमांड का मतलब कस्टडी के अंदर उसको भेजने की बात है जो कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका क्या रहा, प्रोबेशन ऑफेंडर के अंदर इस मामला आया। सेक्शन 15 कह रहा है कि ये पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और इसने जो भी एक्ट किया है गुड फेथ में, सद्भाव में, उसको उसका प्रोटेक्शन है जो मिलेगा। सेक्शन 7 कह रहा है रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होगी। तो ये हमने प्रोबेशन ऑफेंडर के सारे पॉइंट को एक जगह पर रख दिया है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है अपॉइंटमेंट का, मैंने इसको लिंक कर दिया यहाँ पर सेक्शन आपके 13 के 17 के साथ में। जो 13 है इसको हमने क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है सेक्शन 17 के साथ में, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, ऑब्जर्व है जो कर सकें। तो प्रोबेबली ये आपके सेक्शंस थे। अभी एक पार्ट आपको और समझना है, एक पार्ट आपको अच्छे से और समझना है और फिर हम इस सेशन को क्या कर देंगे, क्लोज है जो कर देंगे। देखिए, ये जो बंदा है ना श्योरिटी, इसको लेकर काफी घमासान होगा। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये लास्ट पॉइंट है, फिर आज का टॉपिक लगभग हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्रोबेबली क्या है, लास्ट टॉपिक है। देखो, एक्चुअल में श्योरिटी के बारे में बाकी सब तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक जगह पर थोड़ा मामला गड़बड़ चलेगा। वो गड़बड़ क्या चलेगा, देखिए, गड़बड़ ये चलेगा कि CRPC 1898 उसके सेक्शन का जिक्र यहां पे कर रखा है। जैसे आप यहां पर पढ़ते हो कि भाई CRPC के प्रोविजन अप्लाई होंगे सेक्शन 10 में, क्या लिखा हुआ है कि श्योरिटी के केस में CRPC के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब वहां पर लिखा हुआ है क्या कि सेक्शन 122, 126, 514, 515, तो सिर में खुजली हो सकती है कि अरे यार टोटल सेक्शन ही 484 है, ये 515, 514 कहां से आया। तो ध्यान से सुनना, ये आपके 1898 CRPC का है। ठीक है, और 1898 CRPC को आपको कन्वर्ट करना है 1973 के रिलेवेंट प्रोविजन के साथ में। तो यहां पर जो सेक्शन 122 लिखा हुआ है ना, 122 का मतलब होता है 19 आपकी करंट CRPC का 121, जहां पे आपको मेंशन करना होता है रिजेक्शन ऑफ श्योरिटी। क्या मेंशन करोगे, रिजेक्शन ऑफ श्योरिटी का पॉइंट यहां पर आपके सामने आता है। पहला पॉइंट 121 यानी कि रिजेक्शन ऑफ श्योरिटी। दूसरा आएगा 126 1898 का, इसका मतलब है 444 यानी कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। दूसरा क्या वर्ड आ जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तीसरा जैसे एग्जांपल के तौर पर फोर फीचर 514 514, इसका मतलब है 446 फोर फीचर। ठीक है, और लास्ट में 515 यानी कि अपील, तो 449 आपका करंट CRPC अपील करना 449 अंदर। यानी कि यहां पर आपके सामने दो चैप्टर जो है बड़ा रोल प्ले करता है। एक तो आपके चैप्टर 8 का रोल होगा और दूसरा आपके जो चैप्टर 33 है ना बेल वाला, उस चैप्टर का, इन दोनों चैप्टर का स्पेसिफिक रोल यहां पर होता है। रिजेक्ट करना, डिस्चार्ज करना, फोरफिट करना, अपील करना। तो ये पॉइंट याद रखना है ना। हाँ बिल्कुल, ये पुरानी CRPC के बारे में बता रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो पुराज जी, लेकिन हमें तो क्या करना पड़ेगा, उसको करंट CRPC में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर प्रोविजन हमसे पूछ लिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ निम्न में से कौन से CRPC के प्रोविजन जो है श्योरिटी के केस में लागू होंगे। अब आपको पुराने सेक्शन तो याद रखने नहीं है, सीधी सी बात है, और याद रखना भी मत। ठीक है, नए वाले सेक्शन को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये एक प्रोविजन हमारा एक्स्ट्रा रहता है। अब एंड में लास्ट में सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, फिर ये चैप्टर हमारा यहां पर क्लोज है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये लास्ट स्लाइड है आज के क्लास की।
एप्लीकेबिलिटी, बस इस पॉइंट को समझ लो, फिर ये आपका चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, क्लोज है जो हो जाता है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आज आपके पास में अगर जुडिशरी सेगमेंट को, जैसे आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है, आरजेएस की वैकेंसी तय है, यूपी की वैकेंसी तय है, हरियाणा का वैकेंसी तय है, तो ऐसे केसेस में अगर आप वाकई में बढ़िया तरीके से खुद को प्लान करना चाहते हो, नो आई मस्ट सजेस्ट डोंट मिस दिस ऑफर। आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। आज रात को 12 बजे तक ही आपको दो चीज़ें एक साथ हैं, एक तो ये आपको वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रहा है, साथ ही साथ में आपको प्राइस का बेनिफिट मिल रहा है लिंकिंग कोड के साथ अप्लाई करके। ठीक है, एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, एक आइकॉनिक का फंडा है। आइकॉनिक के फंडे में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक स्पेशल मेंटोर मिलता है। भाई आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसके साथ डिस्कस करें, तो डिस्कस करने के लिए हमको एक मेंटोर चाहिए होता है या कोई पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, तो मेंटोर उपलब्ध करें, ये इन्होंने नया कॉन्सेप्ट निकाला है और मैं वाकई में इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को उसकी जरूरत होती है। तो आपको एक मेंटोर मिलेगा जिसके साथ आप डिस्कशन कर पाओगे, बाकायदा आपकी कॉपी चेक होकर, मेंस की कॉपी आपकी चेक होकर आपके पास आएगी, आपको कितने सवाल में कितना नंबर मिला, कहाँ गलती की वो पता चलेगा। आपके टेस्ट का इंडिविजुअल एनालिसिस अलग से होगा और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, साथ ही साथ के अंदर आपको डाउट सेशन में प्रायोरिटी मिलती है वगैरह। तो ये कई सारे बेनिफिट आइकॉनिक के अंदर जो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। स्पेशल क्लास होती है ना, वो एक फ्री क्लास है। ये क्या है, फ्री है। कोई भी कैंडिडेट चाहे सब्सक्राइब कर रखा हो कि नहीं कर रखा हो, वो आपके अनअकैडमी ऐप पे आके इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकता है। इसमें पोल ऑप्शन, रेज एंड कई सारे बेनिफिट आते हैं। तो ये आइकॉनिक और प्लस 2 सेगमेंट रहता है। और ये आपका प्राइस कोटेशन के लिए आपको लेटेस्ट वाला अप्लाई करना है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो 20% का ऑफ और दूसरा एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये दो चीजें आपको अभी मिल रही है आज रात को 19 तारीख तक। ठीक है, अगर आप, अब मेरी बात सुन लो, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हो, तो आप पहले अनअकैडमी का जो भी करंट ऑफर चल रहा है वो चेक करके फिर ही सब्सक्राइब करना। ऐसा नहीं हो कि आप मान लो वीडियो को देख रहे हो 25 मई को और आप देख रहे हो आपने सब्सक्राइब कर लिया और फिर आप कह रहे हो सर हमको तो ये बेनिफिट नहीं मिला, तब नहीं मिलेगा। 19 तारीख तक ही ये बेनिफिट इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर वापस आ जाता हूं लास्ट की स्लाइड के साथ में। आज का गेम जो है अपन फिनिश करते हैं और फिर आपके सामने 2-3 बातें मुझे और छोटी छोटी बतानी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो हमारा ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर इसकी बात की जाए तो आपको 2 सेक्शन ध्यान में रखने हैं। 2 सेक्शन कौन कौन से हैं, देखो पहली बात तो सेक्शन 1 जो है आपका होल इंडिया के अंदर एक कानून अप्लाई होगा, और दूसरी बात आपका जो है यहाँ पर सेक्शन 18 और 19 एप्लीकेबिलिटी के संबंध में सेक्शन 1, सेक्शन 18 और सेक्शन 19 ध्यान में रखना। 19 क्या कह रहा है कि जहां पर ये कानून लागू होगा वहां पर 360 CRPC, देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 360 CRPC shall cease to apply to the state or part thereof, जहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है। तो जहां पर एक्ट अप्लाई होगा वहां पर 360 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 18 में यहां पर लिखा हुआ है रिफॉर्मेटिव स्कूल एक्ट। अब ध्यान से सुन लेना, इस पॉइंट को नोट कर देना, यहां पर गलती हो सकती है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, रिफॉर्मेटिव स्कूल एक्ट। रिफॉर्मेटिव का मतलब सुधार करना वगैरह। तो इसके लिए कानून बन रखा है 1897 का, जहां पर वो कानून एप्लीकेबल होगा वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना ही नहीं, साथ साथ में अब इतना पढ़ लिया है तो 5 मिनट हिम्मत और रख के अच्छे से सुन लो, चीजों को ऑब्जर्व कर लो। देखो दूसरा पार्ट यहां पर क्या दे रखा है, दूसरा लिखा हुआ है सेक्शन 5(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसको समझना आप, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 किसका, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, कौन सा वाला, 1947। अब मुझे बताओ 1947 का कानून आज की तारीख में जिंदा है क्या, नहीं जिंदा है, वो रिपील हो चुका है, मर चुका है। वर्तमान तारीख में जो कानून चल रहा है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का वो है 1988। अब इसमें भी सेम बात, तो फिर यहां पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान रखना 5(2) की जगह पर गोला करके लिख लो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। एक्चुअल में क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगर किया जाता है ना, क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगर किया जाता है तो वहां पर ऑफेंस बनता है, और ये ऑफेंस सेक्शन 13(2) प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 का बनता है। ओके, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा कि उस केसेस के अंदर ये कानून लागू नहीं होगा, वहां पे वही का कानून होगा, और एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू जेजे और बोस्टल लॉ। ठीक है, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी लॉ जो क्या करता है, या तो जुवेनाइल जस्टिस
या फिर जो आपके बॉस्टल स्कूल एक्ट हैं इनके बारे में डील करता है। मतलब ये एक तरीके से बाल अपराधियों के बारे में बात हो रही है जी। तो रिफॉर्मेटिव स्कूल एक्ट सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988, ये ध्यान रखना, क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑफ बाय पब्लिक सर्वेंट, और जुवेनाइल जस्टिस या बॉस्टल स्कूल एक्ट, यहाँ पर ये एप्लीकेबल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल इंडिया, और अब तो जम्मू कश्मीर भी इसी का पार्ट है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट सुन लो, ये प्लस का पॉइंट है, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये माइनस का पॉइंट है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये भी आपके एक तरीके से क्या है, प्लस का ही पॉइंट है कि 360 नहीं होगा, वहाँ पे आपके ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होना है। दिस इज ऑल अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब अगर आप में हिम्मत बची हो तब तो मैं आपको इसी का एक जजमेंट राइटिंग वाला पॉइंट भी बता दूं, और अगर हिम्मत नहीं बची है तो भी बता दूं। सर ये क्या बात हुई, ये अपन का स्टाइल है, कहने का मतलब समझ लो, छोटा सा 2 मिनट का, अरे 1 मिनट 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड। देखो क्या होता है कि जब जजमेंट राइटिंग करते हैं तो हो सकता है प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाए और हो सकता है प्रोबेशन का बेनिफिट ना दिया जाए, बराबर। दोनों पॉइंट हमारे सामने वहां पर आते हैं। जजमेंट राइटिंग करते समय प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो अगर आप प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं देते हो तो ये भाषा आपके जजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, ये लैंग्वेज आपकी जजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए कि भाई आपने प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया। कीपिंग इन व्यू द ग्रेव नेचर ऑफ द ऑफेंस, दिस कोर्ट डज नॉट कंसिडर द प्रेजेंट केस। जो अपराध की संज्ञेय प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्ट को नहीं लगता है क्या कि दिस ये प्रॉपर वन, कि ये एक उचित केस है जिसमें हमको प्रोबेशन का बेनिफिट देना चाहिए अंडर सेक्शन 360 या अंडर सेक्शन 346 ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, एंड दिस इज बिकॉज दिस टाइप ऑफ ऑफेंस, और इसलिए इस अपराध के अंदर हम ये सजा देते हैं। ये तो कब, जब आप बेनिफिट नहीं दे रहे हो, और अगर आप बेनिफिट दे रहे हो तो ये भाषा लिखनी है आपको, बेनिफिट दे रहे हो तो ये भाषा लिखो, और बेनिफिट नहीं दे रहे हो तो ये भाषा लिखो। ये मैंने आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रोबेशन का एक पॉइंट है जो बताया है, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द ग्रेव नेचर ऑफ द ऑफेंस, दिस कोर्ट डज नॉट कंसीडर प्रेजेंट केस टू बी फिट वगैरह, तो ये आपके सामने अलग अलग सेगमेंट है जो इस तरीके से आ जाते हैं। एंड द अक्यूज इज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस 323, और यहां पर ये प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाए तो ये, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना है ले लेना, ओके। अब इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। वापिस आ जाता हूं मैं, इस कानून का पर्पस क्या था, ताकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग ना बदले, ये इस कानून का पर्पस था। किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1973 के अंदर यूथफुल ऑफेंडर जो है वो ऑब्डोरेट ऑफेंडर के अकॉर्डिंग जो है प्रभावित ना हो, उससे अकॉर्डिंग चेंजेस ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। नाउ एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। करवा दीजिए, करवा तो चुके हैं माया जी। कोर्ट फी एक्ट मैंने प्लस क्लास में डील कर दिया है, ओके, क्लास में डील कर दिया है, और मौका मिला तो मैं आपके यूट्यूब पर भी इसका सेशन प्लान करूँगा। क्यों नहीं हो रहे हैं पिछले 1 महीने से? रीना जी पिछले 1 महीने से तो नहीं, 10 दिनों से आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है मामला। नेक्स्ट जब भी री स्टॉकिंग होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग क्या, जब री स्टॉकिंग होती तब चूक जाते हो, तब टाइम पे ऑर्डर करते नहीं हो, फिर पेंडिंग रह जाता है। और अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे परमानेंटली डलवा दूँ, ठीक है, वहाँ से आप कोई भी कर सको। लय भारी, अरे वाह क्या बात है सारिका जी, लय भारी। चलो जी, मज़ा आया। थोड़ा सा टफ तो रहा आज का मामला, टफ इसलिए रहा क्योंकि जब सुबह सुबह 4 मिनट, बहुत दिनों बाद सुबह सुबह गए। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर मॉर्निंग वाली क्लास ज़्यादा अच्छी रहती है या इवनिंग वाली क्लास ज़्यादा अच्छी रहती है यूट्यूब की, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खरबूजा भी अच्छा है, हा, कोई खिला दे बस, बढ़िया कोई खेत का खरबूजा खिला दे, दिल खुश हो जाए। दुआ दूंगा उसको, भगवान जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराए, है ना, पोते पोतियाँ हो वगैरह वगैरह। गाँव में कभी जाते हैं अपन तो किसी बड़े बुजुर्ग से प्रणाम करते हैं, सीधा आशीर्वाद क्या निकलता है, पूतो फलो दातो। अब उनको क्या पता है भाई आज के टाइम में पूतों को फला फुल्ला करना कितना मुश्किल काम है। चलिए, तो ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिस विल बी द बेस्ट पार्ट। और आप इसको प्रोबेशन क्लास को, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को 1-2 बार और देख लेना।
एक दो बार और देख लेना 100%। देखो आज हम लोगों ने मेहनत कम नहीं की है, पता है आप देखो शुरुआत हमारी इस खरबूजे से हुई थी, लेकिन साथ ही साथ में टोटल सीआरपीसी का बेसिक प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया, फिर उसके बाद में सेक्शन 360 का पोस्टमार्टम किया, 360 के बाद में फिर प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का एक बर्ड व्यू के अंदर कैरेक्टर एनालिसिस किया, फिर आपके सामने वो इमेज दिखाई जो कि बेसिकली इस एक्ट को क्रिएट करेगी, फिर उसके बाद में हर एक पार्ट को हमने इस तरीके से एक्यूज 21 साल वगैरह। टोटल कितनी स्लाइड हो रही है पता है? लगभग ये आपके 28। अब प्रमोशन की हटा दो तो भी 25 स्लाइड आपके सामने हो रही है। और अगेन आई एम सेइंग, अगर आप सीरियस हो जुडिशरी कोर्स को तैयार करने के लिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। मिल के तैयारी करेंगे और जुडिशरी के एग्जाम की बैंड बजाएंगे और जज बन के दिखाएंगे, एपीओ बन के दिखाएंगे। बस यही मेरा आपसे एंड में कमिटमेंट है। सो थैंक यू सो मच। आपको जो कुछ भी बात अच्छी लगती है इस शो के बारे में, उसको जब ये स्ट्रीम ऑफ हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। सो थैंक यू सो मच। एक बात और, सॉरी भूल गया मैं, अभी लिंकिंग लॉज पर आप देखना हर अल्टरनेट डे एक न एक मॉक इंटरव्यू अपलोड हो रहा है। अगर आप उस मॉक इंटरव्यू को नहीं देख रहे हो, आई एम सॉरी टू से, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको दूसरे कैंडिडेट्स के बिहेवियर से सीखना चाहिए। इंस्पिरेशन आसमान से नहीं टपकेगी, इंस्पिरेशन प्रेरणा हमारे आसपास ही होती है। तो जो कैंडिडेट जज में सेलेक्ट हुए हैं, आपको उनके इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, टॉपर स्टॉक जरूर देखना चाहिए और बाकायदा कमेंट बॉक्स में जो चीज़ आपको उनकी अच्छी लगती है उसको मेंशन करो, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में कुछ मत कहो। ओके, थैंक यू सो मच।